अवतार प्रिजन के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें डुआंग होंग लेडी को दिखाया जाता है जिसके साथ जीलुओ भी मौजूद था और वो दोनों आगे उसी कर्स ग्रेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन पे भी अटैक हो जाता है जिसे देखकर वो भी फाइट बैक करते हैं और एक पावरफुल अटैक करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने उस अटैक से उस कर्मा को मार दिया है। लेकिन हमें उस कर्मा को दिखाया जाता है जो कि उनके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है और कहता है कि अफसोस, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही पावर है तो आज तुम्हें मरना होगा। जिसके साथ हमें लिटियन के फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो मेंगजी पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो उसके बुलेट्स के शॉक को एब्जॉर्ब कर ले रही होती है, जिसके कारण लिटियन कहता है कि इसे मारना तो बहुत ही मुश्किल है और इसकी स्किल भी काफ़ी अच्छी है। और वो कहता है कि उस कॉन्स्टेलेशन ने मेरे ऊपर से सिर्फ एक लेयर ऑफ सील को अनलॉक किया है जिसके कारण मैं अपने फुल पावर को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और दिखाया जाता है कि वो कहता है कि अगर मेरे ऊपर से एक और सील हट जाती तो शायद मैं इसे ज़रूर मार देता, लेकिन तभी उसे उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये सभी उसकी इमेजिनेशन है, क्योंकि जब उसने रेगुलस के बारे में सोचा तो वहाँ उसके सामने रेगुलस का इल्यूजन दिखाई दिया और जब उसने जीलियो और डुआंग होंग के लेडी के बारे में सोचा तो उसका मैसेज आ गया और उसे समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ एक ड्रीम ही है। लेकिन तभी मिंगजी उसको पीछे से आकर हग करते हुए कहते कि कांग्रेचुलेसन, तुमने आधी पहेली को सुलझा लिया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। मिंगजी कहती है कि समय खत्म हुआ, तुम्हें मेरी लॉर्ड इंतजार कर रही है। जिसके बाद हमें डुआंग और जीलुओ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उन सारे कर्मा से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी वो सारी अटैक नाकामयाब होती जा रही होती, जिसे देखकर उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला कोई कर्स वो लोअर ग्रेड का नहीं है बल्कि एस ग्रेड का कर्मा है। और दोनों अपनी फुल पावर का यूज करके उस एस ग्रेड कर्मा पे अटैक करने लगते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि जीलुओ एनिमल को कंट्रोल कर सकता है, उनसे उन सब पे अटैक करा सकता है। अब इन सब के करने के बावजूद भी वो उस कर्मा को मार नहीं पा रहे होते हैं और वो कर्मा हंसते हुए कहता है कि समय पूरा हुआ, जो मैं करना चाहता था वो हो गया है। और वो वहाँ से निकल जाता है बिना उनको और मारे और उसी के तुरंत बाद ही वहाँ पे रेगुलस भी आ जाता है और आते ही वो जीलू को देखता है जो कि बहुत ही इंजर हो चुका होता है इस फाइट को, जिसको देखकर वो पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये किसने किया। और वो लिटियन के बारे में ये पूछता है, जिसे सुनकर डुआंग कहती है कि वो तुम्हारी मदद करने के लिए गया था लेकिन क्या वो तुम्हें दिखा नहीं। और फिर वो लेडी उसको ट्रैक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि उसके पास लिटियन की ट्रैकिंग पॉइंट ही गायब हो चुकी होती है, जिसको देखकर वो भी हैरान हो जाते कि आखिरकार ऐसे हो कैसे सकता है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर लिटियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी आंखें एक ब्लडी सी जगह पर खुलती हैं और वो सोच ही रहा होता है इस जगह के बारे में कि आखिर ये कौन सी जगह है। लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि ये मास्टर का ड्रीम है, जिसे सुनकर लिटियन सतर्क हो जाता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन वहाँ कोई मौजूद ही नहीं होता है। और तभी उसके अंदर हलचल होने लगती है, उसके ऊपर लगाए हुए सील में कुछ गड़बड़ी होने लगती है, वो सील अपने आप लिफ्ट होने लगती है और उसे मानो जोर का दर्द होने लगता है। और तभी वहाँ पे हमें मेंगजी को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहती है कि मेरे मास्टर ने तुम्हें ही चूज किया है और क्या तुम्हें मेरे मास्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब चलो भी रेजिस्ट करना बंद करो, तुम्हें अब से मेरे मास्टर के अंदर ही काम करना है। लेकिन हमें लिटियन को दिखाया जाता है जो कि हार नहीं मानता और उठकर मेंगजी पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन मेंगजी बड़ी आसानी से उन सभी अटैक से बच जाती और कहती है कि तुम अपने एनर्जी को बर्बाद कर रहे हो, तुम मेरे ड्रीम वर्ल्ड में हो और तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और वो भी लिटियन पर अटैक कर देती है, लेकिन लिटियन हार मानने वालों में से नहीं था और वो रुकता नहीं और लगातार अटैक पर अटैक किए जाने लगता है, जिसे देखकर मेंगजी कहती है मेरे मास्टर तुम्हें स्ट्रेंथ दे रहे हैं और तुम्हारे सेल को हटाने में मदद कर रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें वो पावर नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास ऑलरेडी थी? क्या तुम्हें हमेशा कुत्ता ही बनकर रहना है? क्या तुम्हें यही पसंद है? और वो मेंगजी को पीछे से आकर हक कर लेती है और दिखाया जाता है कि वो भी उसके अंदर अपनी पावर को इंसर्ट करने लगती है ताकि उसके अंदर उसके मास्टर की एनर्जी जा सके और उसकी फोर्सफुली सील को अनलॉक करने लगते हैं। लेकिन तभी लिटियन अपने आप को होशो हवास में लाकर उसको अपने गले से ही पकड़ लेता है, जिसे देखकर मेंगजी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है क्योंकि लिटियन अभी भी उसके ड्रीम में होता है। फिर भी लिटियन अपने कॉन्शियसनेस को कंट्रोल
कंट्रोल कर पा रहा होता है। अब लिटियन मेंगजी से पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है, आखिरकार तुम सबका मकसद क्या है। लेकिन बैकग्राउंड में हमें बताया जा रहा होता है कि अब लिटियन के खून में मास्टर ऑफ केओस का ब्लड मिला हुआ है और वो भी आगे चल के उन डेमंस के जैसा ही बन जाएगा। अब ये उसी की आवाज़ थी जो कि मास्टर ऑफ केओस, जो कि उस पावर को इंसर्ट किया गया होता है मेंगजी के द्वारा ही। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर डुआंग डोंग को दिखाया जाता है, जिसे अभी तक लिटियन के बारे में खबर नहीं मिली होती है और वो डिसाइड करती है कि वो इसके बारे में हायर अप्स को इन्फॉर्म करेगी। लेकिन रेगुलस उसको रोकते हुए कहता है कि वो मुझे बचाने के लिए गया हुआ था और वो वहाँ पर फाइट भी कर रहा था और मुझे वहाँ पे क्लू भी मिला है। मतलब ये कि वो फाइट करते दौरान डिसअपीयर हुआ है और हमें कभी भी वो धोखा नहीं दे सकता है। वो ऐसा इंसान है ही नहीं। जिसे सुनकर लेडी कहती है कि क्या तुम सच में भूल रहे हो कि उसने हमारे साथ 1500 साल पहले क्या किया था। तुम भूलो मत कि तुम भी स्लेव है और तुम्हें क्यों स्लेव बनाया गया था और अभी भी तुम उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो। जिसे सुनकर रेगुलस कहता है कि उसे कुछ अधूरे काम करने बाकी हैं और मुझे उससे पूरा भरोसा है। जिसे सुनकर वो गुस्से में कहते हैं कि 1500 साल पहले भी हमने तुम पे भरोसा किया था, हमने उस पर भरोसा किया था, लेकिन तुम सब गद्दार निकले। और इसी के साथ दिखाया जाता है डुआंग डोंग को, जो कि रेगुलस को टॉर्चर करने लगती है और कहती है कि वो सभी मारे गए। क्या वो सभी जिसे मारा गया लिटियन के हाथों में, क्या वो फिर से जिंदा होकर आ पाए। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो जाके हायर अप्स को इसके बारे में जरूर बताएगी। लेकिन अभी वो अपने मोबाइल को स्क्रीन को जैसे ही चेक करते हैं उसको पता चलता है कि उसके आसपास कई सारे कर्मास आ चुके होते हैं। जिसे देखकर वो लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक ही झटके में वहां पे कई सारे कर्मास अपीयर हो चुके होते हैं, जिसको मारने के लिए वो निकल पड़ते हैं। और हमें रेगुलस को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी कर्मास को एक एक करके मार रहा होता है। और जब वो स्क्रीन पर देखता है तो वहां पर कर्मास की संख्या और भी बढ़ते ही जा रही होती है। जिसके बाद हमें डुआंग डोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कॉन्स्टेलेशन को मैसेज भेज रही होती ताकि वो लिटियन का पता लगा सके। लेकिन वहाँ भी कर्मा आ जाते हैं, जिसे देखकर वो भी वहाँ उन सब से फाइट करने के लिए निकल जाती है ताकि वो कर्मास का सफाया कर सके। लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत ही पावरफुल कर्मा अपीयर हो जाता है, जो डुआंग डोंग को देखकर कहता है कि अर्थ प्रिजन गार्ड स्टार डुआंग डोंग, लगता है कि आज हमारी किस्मत में एक साथ मिलना ही लिखा था। और वो मॉन्स्टर डुआंग डोंग पर अटैक कर देता है। लेकिन हमें डुआंग डोंग को दिखाया जाता है जो कि उसको अटैक करके उसको बाइंड करके वहां से भागने लगती है। और हमें लगता है कि यहाँ पे वो आसानी से मार देगी, लेकिन वो असल में वहां से भाग रही होती है और अपने बाकी मेंबर्स को मैसेज पे भेजते हुए कहती है कि उसके पीछे एक एस रैंक का कर्मा पीछे पड़ा हुआ है और वो सबसे री इन्फॉर्मेशन भेजने को कहती है। लेकिन तभी उस पे स्पीयर से अटैक होना शुरू हो जाता है और वो बड़ी मुश्किल से सबको डॉज कर पा रही होती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक स्पीयर आके उसके सीने के आर पार हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। जिसे देखकर वो कर्मा उसके पास आता है और कहता है कि तुम तो अपने ब्रदर हेवनली पॉइजन स्टार से बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो, लेकिन अफसोस यहाँ पे वो मेरे हाथों से नहीं मारा गया, उसकी मौत लिटियन के हाथों से है। अब यहाँ पे हमें पता चलता कि आखिरकार क्यों डुआंग डोंग लिटियन से इतनी ज़्यादा नफरत करती है, क्योंकि लिटियन ने अपने कंट्रोल को खोकर अपने सारे कॉन्स्टेलेशंस को मार दिया था और डुआंग डोंग के ब्रदर भी उसमें शामिल हुआ था। जिसके बाद हमें सीन कट कर रेगुलस और जीलुओ को दिखाया जाता है जहां पर उन दोनों में कर्मा से फाइट कर रहे होते हैं और उनके पास भी वही डुआंग डोंग का मैसेज आ जाता है। तो अभी डुआंग डोंग के पास एक एस रैंक का कर्मा है, जिसे देखकर वो वहां से जल्दी डुआंग डोंग को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उन्हें रास्ते में पता चलता है कि डुआंग डोंग की वाइटैलिटी धीमी होती जा रही है, जिसके कारण वो अपनी रफ्तार को और भी तेज कर लेते हैं। लेकिन तभी उनके सामने कई सारे कर्मा उन सबको रोकने के लिए आ जाते हैं, जिसे देखकर वो कहता है कि हमें अपनी फुल पावर से उन सब से फाइट करनी होगी ताकि हम डुआंग डोंग को बचा सके। और दिखाया जाता है कि वो उन मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। और इसके बाद हमें डुआंग डोंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कर्मा डुआंग डोंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और अपने स्वॉर्ड को ऊपर करके उस पर अटैक करने ही वाला होता है। और डुआंग डोंग को लगता है कि आज वो मरने वाली है, लेकिन तभी उस
उस कर्मा पे बहुत ही सारे अटैक्स होने लगते हैं, जिसके कारण वो पीछे हट जाता है और बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे अटैक किसी और ने नहीं, ली टियांग ने ही किया होता है, जिसे देखकर वो कर्मा शॉक हो जाता है कि आखिरकार ली टियांग यहाँ पे आ कैसे सकता है। जिसे देखकर ली टियांग उससे पूछता है कि लगता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर देखकर हैरानी हो रही है। और वो कर्मा दर्द से कहराते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो, क्या मेंगजी अपने कामों में फेल हो गई। अब ली टियांग कहता है कि लगता है तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें पता है, तो चलो अब मुंह खोलो। जिसे सुनकर वो कर्मा हंसते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें डर लग रहा है। जिसे सुनकर ली टियांग को गुस्सा आता है और कहता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। और ली टियांग उस पर फायरिंग करके उसे वहीं पे मार देता है। लेकिन उसी कर्मा के आखिरी लफ्ज यही होते हैं कि तुम भी हमारे जैसे ही जल्द बनने वाले हो। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर सेलेस्टियल को दिखाया जाता है, जहां पर वो डुआंग डोंग के मैसेज की वजह से आया होता है। और अभी ली टियांग डुआंग डोंग से अपने हाथों में उठाए हुए था और सेलेस्टियल से कहता है कि ये अभी इंजर्ड हो चुकी है, मैंने अपने स्पिरिचुअल पावर से इसके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट तो कर लिया है, लेकिन आगे इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो कि इसे सेलेस्टियल कोर्ट में जाने के बाद मिल जाएगी। जिसको देखकर सेलेस्टियल बेइंग कहता है कि तुमने अपनी पावर को फिर से रीगेन कर लिया है। जिसका जवाब देते हुए ली टियांग कहता है कि चिंता मत करो, मैं सेलेस्टियल कोर्ट पे अटैक नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि तुम मेरे 2 रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हो। जिसे सुनकर वो बोलता है कि बता तुम्हें कौन से 2 रिक्वेस्ट पूरे करने हैं। तो ली टियांग कहता है कि पहला तो मुझे मेरा ट्रेजर वेपन वापस कर दो और दूसरा मुझे उससे देखना है। जिसे सुनकर सेलेस्टियल कहता है कि तुम्हारी पहली रिक्वेस्ट तो आसान है, जिसे पूरा की जा सकती है, क्योंकि तुम्हारे पास पावर आ चुकी है जिससे कि अगर हम लोग चाहे भी ना तो तुम हमसे फाइट कर कर छीन सकते हो। लेकिन दूसरी विश है तुम्हारी, उसे रिक्वेस्ट करने में हमें प्रॉब्लम आएगी, हम उसे गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हम उसे पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं। और वो आगे कहता है कि एम्परर 1500 सालों से पहले ही सेक्लूजन में चले गए हैं, और जब उन्होंने तुम्हारे ऊपर सील लगाया था तो अभी तक वो अपने सेक्लूजन से बाहर नहीं आए हैं। तो ली टियांग कहता है कि कैसा सेक्लूजन। तो सेलेस्टियल कहता है कि मैं तुम्हारे इस रिक्वेस्ट को एम्पर तक जरूर पहुंचाऊंगा, अभी एम्पर पर है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं या फिर नहीं। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और तभी पीछे से रेगुलस आ जाता है, जो ली टियांग से कहता है कि पास्ट में तुमने कभी भी किसी सेलेस्टियल से इतने अच्छे तरीके से बात नहीं किया, ना ही किसी की जान ही बचाई है, तुम तो लगता है बहुत ही बदल गए हो। जिसका जवाब देते हुए ली टियांग कहता है कि मैंने ऑलरेडी पास्ट में बहुत सारी चीज़ें कर रखा है, वो भी मेरे इम्पल्सिव नेचर की वजह से मेरे कारण ही बहुत लोगों को कष्ट सहना पड़ा है, और अभी मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। लेकिन अभी के फिलहाल मेरा एक ही सपना है, उससे मिलना और उससे मारना। जिसे सुनकर रेगुलस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अपना हीरो ली टियांग वो रेगुलस से कहता है कि तुम्हारा स्कूल जाने का प्लान क्या है, क्योंकि स्कूल फिर से शुरू होने वाले हैं, और तुम्हारा क्या प्लान है। जिसे सुनकर रेगुलस कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना इतने साल रहकर। और वो कहता है कि आखिरकार मुझे अपनी डेली आइडेंटिटी को बदलकर हाइड करके स्कूल जाने की क्या जरूरत। जिसे सुनकर ली टियांग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि लगता है ऑलमाइटी रेगुलस स्कूल जाने से डरता है। जिसे सुनकर रेगुलस को गुस्सा आने लगता है और कहता है कि लगता है कि तुम चिढ़ाने में तो बहुत ही माहिर हो। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली टियांग को स्कूल जाना रहता होता है, लेकिन वहीं पर रेगुलस को स्कूल नहीं जाना होता है। और हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग एक कर्मा से फाइट कर रहे होते हैं, सबक सिखा रहे होते हैं। कर्मा नहीं, वो लोग नॉर्मल बंदे होते हैं जो कि बाकी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही परेशान कर रहे होते हैं। जिसे जानकर ली टियांग यहाँ पे और रेगुलस उन्हें सबक सिखाने का फैसला करता है, लेकिन उन्हें मार के भगाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कर्मा मौजूद है। जिसे सुनकर यहाँ पे ली टियांग आगे बढ़ता है और अपने पावर का स्किल को यूज करके उस घर के पास पहुंचता है जहाँ से वो सिग्नल आ रही होती है। और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पे ऑलरेडी लोग मरे हुए होते हैं। जिसे देखकर ली टियांग सोचता है कि क्या उसे वहाँ पर आने में लेट तो नहीं हो गई, और वो वहाँ पे छानबीन करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस तरह उन लोगों को मारा गया है वैसे कर्मा कभी भी नहीं मारा करते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे कर्मा के होने का सिग्नल आ रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ रेगुलस आते हुए कहता है कि जब मेरे ऊपर सील लगी हुई थी तो यहाँ मैं तुमसे ज़्यादा तेज था, लेकिन लगता है कि अब मैं तुम्हारे पीछे आ भी नहीं सकता, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे
लिटियन कहता है कि मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं तुम्हारे सील को हटा नहीं पाया। इसे सुनकर रेगुलस कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है, लेकिन आखिरकार वो इस नज़ारे को देखकर उससे पूछता है कि यहाँ पर डेड बॉडी क्यों है, कहीं तुमने इसे तो नहीं मारा है, क्योंकि यहाँ पे कोई कारमाल नहीं है। अब यहाँ पे वो सब बात कर ही रहे होते कि तभी उनके पीछे से एक बॉडी अपने आप मूव करने लगती है, जिसे देखकर वो दोनों सतर्क हो जाते हैं, लेकिन वो बॉडी यहाँ पे दोनों पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर रेगुलस कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। मैंने देखा है कि कर्मा सोल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार एक डेड बॉडी को कर्मा कैसे कंट्रोल कर सकता है। जहाँ पे रेगुलस उस कर्मा उस बॉडी को इंजर्ड कर देता है और लिटियन जाके उसके गले को पकड़ लेता है ताकि वो उससे पूछ सके, लेकिन तभी वहाँ धमाका होता है। अब इसे देखकर लिटियन पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वो किसी एक इल्यूजनरी रियलम में आ चुका होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार उसने अभी एक कर्मास को पकड़े हुए था, आखिरकार वो यहाँ पे पहुंच कैसे गया, और उसे लगता है कि जरूर वहाँ पे इल्यूजनरी फॉर्मेशन पहले से ही लगी हुई थी, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और वहाँ पर जमीन को चीरते हुए एक बंदा बाहर निकलता है, जिसे देखकर लिटियन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, लेकिन हमें उसके बारे में बताया नहीं जाता कि आखिरकार वो डेड बॉडी किसकी थी। जिसके बाद लिटियन अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पे हमें रेगुलस को दिखाया जाता है, जो लिटियन से कहता है कि मैंने इस सिचुएशन के बारे में सेलेस्टियल कोड को बता दिया है, वो लोग आके इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। लेकिन लिटियन यहाँ पे उसी इल्यूजन के बारे में सोच रहा होता है, जिसे देखकर रेगुलस लिटियन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन लिटियन उससे कहता है कि यहाँ पे बहुत ही जल्द सेलेस्टियल के लोग आने वाले हैं, तो क्यों ना हमें यहाँ से चलना चाहिए, सेलेस्टियल के लोग ही यहाँ पे आकर सारी चीज़ें देख लेंगे। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और हमें लिटियन के क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बोलिंग सी लेक्चर हो रही होती है। लेकिन उसी वक्त लिटियन के फ़ोन पर रेगुलस का मैसेज आता है, जो उसे बताता है कि स्कूल के इन्फर्मी के अंदर उसे कुछ अनयूजुअल होता दिख रहा था और वो उसे वहाँ पर आने को कहता है, जिसे सुनकर वो खड़ा होकर और टीचर से कहता है कि टीचर, मैंने क्लास में फ़ोन यूज़ किया और मैं इससे काफ़ी शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं खुद को बाहर रखकर खुद के पनिश करना चाहता हूँ। और वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है, जिसे देखकर टीचर और बाकी के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या। जिसके बाद वो रेगुलस तक पहुँच जाता है, जहाँ पे रेगुलस ने एक बंदे को बांध कर रखा होता है और वो कहता है कि ये बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था, इसलिए मैंने इसे बांध कर यहाँ रख दिया है और मुझे इसके पास से एक पिल भी मिली है, जिसको खा कर कि ये कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। जिसे जानकर लिटियन हैरान हो जाता कि आखिरकार ये पिल आई कहाँ से है, कहीं ये कर्मा के फ्रैगमेंट्स की एनर्जी तो नहीं है। तो रेगुलस भी उसकी बातों पर सहमति दिखाता और कहता है कि हाँ, ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कर्मास बन रहे हैं और इसकी संख्या भी बढ़ते जा रहे हैं। अब लिटियन रेगुलस से पूछता है कि क्या तुम्हें उस जगह के ठिकाने के बारे में पता चला जहाँ से ये सारी मेडिसिन बन रही है। तो रेगुलस कहता है कि वो स्कूल का ही डॉक्टर है। जिसके बाद हमें डॉक्टर लिव को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल में पास हो रहा था और तभी लिटियन भी उनके सामने आ जाता है। अब वो डॉक्टर लिटियन को देखकर वहां से भागने लगता है और उसकी मानो सांसें ही अटक गई होती हैं और वो पूरी तरह से अपनी जी जान लगाकर भागने लगता है। आखिरकार वो भी लिटियन के हाथों से बच कैसे सकता था। लिटियन बड़ी आसानी से उसे पकड़ लेता है और उसके सर पे अपने बंदूक को रखते हुए कहता कि चलो अब बताओ, वरना मैं तुम्हारे भेजे को यहीं पे उड़ा दूंगा। अब इस कारण डॉक्टर डर में उसे बताने ही जा रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो नाम बता पाता उसकी सर ही फट जाती है, मतलब यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है। और ये ऐसा ही था कि वो सच बोल ही नहीं सकता था। और तभी वहाँ पे रेगुलस और जीलू को भी आ जाते हैं और वहाँ पर जीलू इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है ताकि उसे कोई सुराग मिल सके। और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि असल में ये सब कियोंग की मॉन्स्टर्स ने किया है, जो कि असल में एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर होता है। और यहाँ पे हमें रेगुलस को दिखाया जाता है, जो लिटियन से कहता है कि सेलेस्टियल कोड के मुताबिक तो ये किंग क्योंग 2000 साल पहले ही अर्थ पे अपीयर हुआ था। लगता है ये इन सभी सालों पे धरती पे छुपा हुआ था और अपने इन सारे प्लान को अंजाम दे रहा था। और यहाँ पे लिटियन जीलू से उसके लोकेशन के बारे में पूछता है, तो यहाँ पे जीलू भी उसके एक लोकेशन को दिखाता है, जो कि उसके सिटी के वेस्टर्न साइड की एक बंद पड़े फैक्ट्री में होती है। जिसके बाद वहाँ पे वो कहते हैं कि चलो हमें उसका सफाया करना है, लेकिन लिटियन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिसके
उसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं ताकि वो आने वाले सभी डिसास्टर्स को रोक सके। और फिर हमें लिटियन को उसी फैक्ट्री के पास आ जाता है और जैसे ही वो वहाँ पे एंट्री लेता है, एक मॉन्स्टर जो कि शैडो में छिपा हुआ था वो लिटियन पर अटैक कर देता है। और ये मॉन्स्टर कोई और नहीं क्योंगिंग होता है, जिसके बारे में जीलू और रेगुलस ने बताया होता है। लिटियन उसे जख्मी करता है और उससे पूछता है कि चलो बताओ आखिर तुम्हारा यहाँ आने का प्लान क्या था, जिसे सुनकर क्योंगी मॉन्स्टर कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुमने अपने पावर्स को फिर से रिगेन कर लिया होगा। जिसे सुनकर लिटियन कहता कि बकवास बंद करो और यहाँ पे वो उस पर फिर से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वो क्योंगी भी बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसेंडेंट होने की वर्दी है, लेकिन जब से तुम इस वक्त यहाँ पे एंटर हुए थे तब तुम मेरे बिछाए हुए फॉर्मेशन में ट्रैप हो चुके हो। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कई सारे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाते हैं और कई सारी जंजीरें आकर लिटियन को जकड़ लेती है, जिसे देखकर लिटियन कहता कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सारी जंजीरें मुझे पकड़े रख सकती हैं। तो मॉन्स्टर कहता है कि भले ही ये तुम्हें अभी ज़्यादा देर के लिए ना रोक पाए, लेकिन तब तक के लिए काफ़ी होगा और ये यहाँ पे तुम्हारे आने के मकसद को बेकार चला जाएगा। और वो उसी पिल को निकालते हुए कहता है कि माना फर्स्ट बैच के लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इस क्रिस्टल को कई सारे लोगों ने कंज्यूम किया है और मैं चाहूँ तो एक ही झटके में सारे लोगों को कर्मा में तब्दील कर सकता हूँ और फिर होगा मौत का नंगा नाच। जिसे सुनकर लिटियन कहता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो किंग कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं रहो और इंतज़ार करो और फिर तुम जा सकते हो और तुम जाने के लायक भी बचोगे। लेकिन लिटियन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम मुझे जाने दोगे और वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी कर्मा पे और मॉन्स्टर पे विश्वास करूंगा। वो कहता है कि तुम जरूर मुझे यहाँ से जाने तो दोगे नहीं, यहाँ पर मुझे किसी मॉन्स्टर्स को या फिर किसी कर्मा को ही खिला दोगे। जिसे जानकर यहाँ पर मॉन्स्टर हैरान हो जाता है कि साला आखिर इसको हमारे प्लान के बारे में पता कैसे चला। तो लिटियन कहता है कि मैंने कई सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर से फाइट किया है जिसका कि कोई सेंस नहीं बनाता था, क्योंकि वो सारे मॉन्स्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे और वो यहाँ पर सिर्फ आ रहे थे ताकि वो यहाँ के प्राइमोडियल केओस के एनर्जी को बढ़ा सके और ये सिर्फ ह्यूमंस के नेगेटिव एनर्जी को दर्शाता है ताकि मॉन्स्टर ज़्यादा पावरफुल बन सके। और ये शहर अभी धमाके का इंतजार कर रही है और इसी के साथ लिटियन अपने एनर्जी को बढ़ाने लगता है ताकि वो उन चेन्स को तोड़ सके और दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद ही वो उन चेन्स को भी तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जिसे देखकर वो मॉन्स्टर कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं यहाँ पे सारे ह्यूमंस को मॉन्स्टर में तब्दील कर दूंगा, चाहो तब तबाही का ही मंजर होगा। तो लिटियन कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, मेरा ये मिशन नहीं है, मेरा फिलहाल मिशन कुछ और है और वो मॉन्स्टर पर गोलियों की बरसात कर देता है। लेकिन क्योंकिंग खुद को बचाने लगता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि आखिरकार वो एग्जिस्टेंस कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और तभी वहाँ पे एक मैजिक सर्कल भी एक्टिवेट होने लगते और वो चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है और तभी वहाँ पर भी धरती को फाड़ते हुए एक बंदा बाहर निकलता है। अब ये जो शख्स जो बाहर निकला था ये सेम टू सेम वैसा ही होता है जो कि लिटियन को इलिजनली ड्रीम रियलम में दिखा होता है। अब जैसे ही वो बॉडी बाहर निकलती है उसे देखकर मॉन्स्टर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहता कि आखिरकार मेरे मॉन्स्टर की ऑरा और ब्रेथ इतनी कमजोर कैसे हो सकती है। और वो समझ जाता है कि लिटियन ने ही जरूर कुछ न कुछ तो किया होगा और वो उसे बताने को कहता है कि आखिरकार तुमने मेरे मॉन्स्टर के साथ किया क्या। तो लिटियन कहता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है और इस मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि असल में लिटियन उतने देर से सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा था और उसे कहता है कि मुझे पता होना चाहिए था कि लिटियन कभी भी ऐसा नहीं करता, वो कभी भी किसी से बात नहीं करता और मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम यहाँ पे किसी न किसी मोटिव से आए हुए हो। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे लिटियन ने क्या किया। अब लिटियन ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को उस ज़मीन के अंदर डालना शुरू कर दिया होता है, जिसके कारण वहाँ पे उस बॉडी के अंदर इम्प्योरिटी आ चुकी होती है। लेकिन वो फ्यूरियस मॉन्स्टर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार प्राइमोडियल एनर्जी बाकी दूसरे एनर्जी को कैसे एक्सेप्ट कर सकती है, वो तुम्हारी एनर्जी से कैसे इफेक्ट हो गया। तो लिटियन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सब तो मेंगजी का किया हुआ, क्योंकि उसी ने मेरी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को डाली हुई थी। जब तक मैं अपने एनर्जी के साथ उस एनर्जी को इंसर्ट करता रहूँगा तो साथ में वो फॉर्मेशन भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। और इसी के साथ लिटियन उस पर अटैक कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर लिटियन का मुकाबला नहीं कर पाता। अब जो बॉडी अवेकन हुई थी वही वहाँ पे अपने हाथों को आगे बढ़ाती है और किंग यान को पकड़कर निगल जाता है।
अब ये कौन है इसके बारे में हमें सीरीज के लास्ट में पता चलेगा कि आखिरकार ये बॉडी कौन है। इसके साथ हमें उस मॉन्स्टर्स की भी पावर दिखाई जाती है, जो बॉडी होती है उस बढ़ने लगती है क्योंकि उसने किंग कोंग को खा लिया होता है। अब लिटियन कहता है कि मुझसे जो हो सकता था मैंने किया और अब फाइटिंग की बारी है, जिसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग मरना शुरू कर देते हैं और इसमें से हमें कर्मा जन्म लेते हुए दिखाया जाता है। अब चाहो तब दहशत का माहौल हो जाता है क्योंकि कई सारे लोगों की बॉडी में पहले से ही वो कर्मास इम्प्लांट हो चुके थे क्योंकि उन्होंने उन सारे पिल्स को खाया हुआ था। लेकिन रेगुलस और जिल वो उन सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं और उनका यही प्लान भी होता है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर वापस से लिटियन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसी अवेकन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी। जिसके बाद वो अपनी टेक्निक्स को यूज करके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उस पर लगातार अटैक करने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर्स बड़ी आसानी से खुद को हील कर पा रहा होता है जिसे देखकर लिटियन परेशान हो जाता है, लेकिन वो अपने अटैक को कंटिन्यू रखता है। लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर अपने आप को प्राइमोर्डियल एनर्जी की वजह से बार बार हील कर रहा होता है। अब यहाँ पे प्राइमोर्डियल एनर्जी पहले से ही बहुत ही डेंस हो चुकी होती है और मॉन्स्टर बड़ी आसानी से लिटियन को भी हराने में कामयाब हो रहा होता है और दिखाया जाता है कि वो अपने एक ही पंच से लिटियन को बहुत दूर मारकर स्नाइड कर देता है। जिसके बाद वो लोगों को मारने के लिए चला जाता है ताकि उसे खाकर अपनी एनर्जी को बढ़ा सके। लेकिन इससे पहले वो उन सारे मॉन्स्टर्स वो सारे ह्यूमंस को मार पाते, लिटियन आके उसको मारने लगता है, वहां पर एक ह्यूमंस को भी बचा लेता है। जिसके बाद लिटियन फिर से उस मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि वो ये देख पा रहा होता है कि वो उससे बाहर से कभी भी डैमेज नहीं कर सकता है, उसे कितना भी अटैक क्यों ना कर ले वो वहां पे अपने आप को हील कर लेगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि लिटियन सीधे उसके पेट के अंदर चला जाता है, वहां पे उसके पेट के ही अंदर अटैक करने लगता है और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहां पे वो उसके पेट को चीरते हुए बाहर निकलता है और अभी लिटियन अपनी कर्मा की पावर को भी यूज कर रहा होता है जो कि पहले से ही उसके बॉडी के अंदर होती है और इसी के साथ दिखाया जाता है कि वो उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब उस मॉन्स्टर को मारता है लिटियन तो वहां पे रेगुलस आ जाता है जो लिटियन से कहता है कि आखिरकार मुझे तुम्हारे अंदर कर्मा क्यों सेंस हो रहा है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर लिटियन के घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेगुलस उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हारे अंदर कर्मा की पावर क्या कर रही है। तो लिटियन उससे कहता है कि इन बातों को साइड में रखो और मुझे तुम्हारे ऊपर से सील हटाने के बारे में जरिया मिल गया है। वो जिल्लू को भी तैयार होने को कहता है लेकिन इस बात को रेगुलस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे बताओ। जिसे सुनकर लिटियन कहता है कि रेगुलस ये सारी चीज़ें तुम्हें परेशान ही करेंगी, अगर मैंने तुम्हें बताया तो अभी के फिलहाल तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जिसे जानकर रेगुलस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर का पंच मारता है और कहता कि आखिरकार तुम्हें हर चीज सीक्रेट रखने की क्या जरूरत है, तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते क्या? मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसेंडेंट में से एक हूँ और तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। तो लिटियन कहता है कि तुम कमजोर नहीं हो, इसलिए तो मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स को वापस पाने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और वो कहता है कि सेंसर सही था, मेरे बॉडी में सच में एक कर्मा ने जन्म लिया है। जिसे जानकर रेगुलस हैरान हो जाता है। तो लिटियन उससे बताता है कि मैं अपने सील को इसी कर्मा की वजह से ही ब्रेक कर पाया हूँ और मुझे डर है कि शायद मैं आगे कुछ समय बाद उन्हीं कर्मा में भी तब्दील बन जाऊं और मैं न रहूं, और अगर ऐसा हुआ तो प्लीज प्लीज मुझे मार देना। और वहां पे थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है लेकिन रेगुलस पीछे मुड़ते हुए कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और याद रखना मैंने तुम्हारी लाइफ को अपनी मर्जी से जिंदा रखा हुआ है और तुम्हें कौन मारेगा वो सिर्फ मैं ही डिसाइड कर सकता हूँ, तुम खुद से भी अपनी जान को नहीं ले सकते हो। जिसे सुनकर लिटियन कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को जल्दी वापस पा लेना चाहिए वरना मुझसे लड़ने के काबिल भी उस वक्त नहीं रहोगे तुम। जिसके बाद वो लोग फॉरेस्ट की ओर निकल जाते हैं जहाँ पर वो रेगुलस के सील को ब्रेक करने वाले होते हैं और वो बताता है कि यहाँ पर एक मैजिक सर्कल है जहाँ पर इंटर होने के बाद वहाँ पे मास्टर
मास्टर ऑफ केओस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और यहाँ पे तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर लगी हुई सील भी हट जाएगी और तुम्हारी बॉडी फिर से वापस आ जाएगी, तुम्हारी पावर्स फिर से वापस आ जाएंगी। और वो लोग एक अरे फॉर्मेशन में एंटर करते हैं। अब उस फॉर्मेशन में जैसे ही वो लोग आते हैं वहाँ के नज़ारे को देखकर लिटियन हैरान हो जाता है क्योंकि ये उसके उसे इल्यूजनली ड्रीम के जैसा ही प्लेस होता है। अब यहाँ के नज़ारे को देखकर लिटियन कर्मा से कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर मास्टर बैटल के दौरान मारे जा चुके थे। अब इसे सुनकर लिटियन के अंदर जो कर्मा मौजूद होता है वो लिटियन से कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर मास्टर बैटल के दौरान मारे गए थे, जिसे सुनकर लिटियन को उस कर्मा पे शक होने लगता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे मेरे कॉमरेड्स का यहाँ लाने का कोई अपना चाल तो नहीं है। और जिसे सुनकर वो कहता है कि इतना शक क्यों करना, जिसे सुनकर लिटियन कहता है कि मैं कभी भी किसी कर्मा पर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो वो कर्मा कहता है कि यहाँ पर तुम सही हो लेकिन मैं तुम्हारे बॉडीज के अंदर ही बॉर्न हुआ हूँ, तो आखिरकार मैं तुम्हें हार्म कैसे पहुँचा सकता हूँ। तुम्हें हार्म पहुँचाना मतलब खुद को हार्म पहुँचाना। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन रेगुलस कहता है कि यहाँ पर प्राइमोरियल एनर्जी का घनत्व बहुत ही ज़्यादा है। अगर यहाँ पर कोई कर्मा हुआ तो वो साधारण कर्मा नहीं होगा, वो बहुत ही पावरफुल होगा। रेगुलस की काली जबान कहो या फिर कुछ और, उनके पीछे ही एक बहुत ही पावरफुल कर्मा आकर उन सब पर अटैक कर देता है जिससे कि वो बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। लिटियन भी कहता है कि बैटल के लिए तैयार हो जाओ, ये कर्मा इतना भी सिंपल नहीं होने वाला है, ये ऑर्डिनरी कर्मा नहीं है। और वो लोग उस कर्मा पे अटैक करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे बारी बारी में वो सब उस पर अटैक कर रहे थे। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ी मुश्किल के साथ ही वो उस कर्मा को हरा पाते हैं। अब इस कर्मा को मारने के बाद रेगुलस कहता है कि ये कर्मा पावरफुल था लेकिन इसके पास कोई इंटेलिजेंस मौजूद नहीं थी, जिसे सुनकर लिटियन कहता है कि अच्छा हुआ कि इसके पास इंटेलिजेंस नहीं थी वरना इसे मारना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अब इन सब बातों को सुनकर लिटियन के अंदर का मौजूद कर्मा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये जगह यहाँ पे कर्मा से भरी पड़ी हुई है और यहाँ का प्राइमोरियल एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर यहाँ पे कोई इंसान या फिर कोई मॉन्स्टर ही लंबे अरसे तक यहाँ पे रहेगा तो उसकी मेंटल इंटेलिजेंस हर एक चीज़ खत्म हो जाएगी, वो मानो पागल हो जाएगा, सिर्फ बरसक मोड में ही रहेगा। और ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें यहाँ जल्दी करना होगा। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे रास्ता लंबा होने के कारण वो लोग थक जाते हैं, जिसके कारण वो आराम करने की सोचते हैं। जहाँ पे रेगुलस और जीरो एक नैप लेते हैं लेकिन तभी हमें रेगुलस को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे फ्यूचर की फ्लैशबैक नज़र आती है जहाँ पर वो लिटियन के साथ बैटल कर रहा होता है और वहाँ पे लिटियन ने कई सारे कॉन्स्टलेशंस को भी मार रखा होता है। वहाँ पे कई सारे ट्रांजेक्शन की लाशें बिछी हुई होती हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है रेगुलस को जो कहता है कि क्या ऐसा ही परिणाम होने वाला है। और वहाँ पे हमें लिटियन को दिखाया जाता है और साथ में एक लाइट को भी जो कि उन सब का एम्पर होता है। अब इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो लाइट ये घोषणा करता है कि तुम और रेगुलस मतलब लिटियन और रेगुलस तुम दोनों गद्दार हो और उन दोनों को सजा मिलती है और यहाँ पे उन दोनों को कैद कर दिया जाता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि रेगुलस की आंखें खुल जाती है और इसके बाद लिटियन उन सबको तैयार हो जाने को कहता है क्योंकि अब उन्हें अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। जिसके बाद वो उसी हिल के पीक पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे मास्टर ऑफ केओस की बची हुई पावर होती है जो रेगुलस और जीलुओ के ऊपर लगाए हुए सील को ब्रेक करने में मदद करेगी। वहाँ पे सिर्फ उनको इल्यूजन को पास करना होगा और वो उन दोनों से पूछता है कि ये फैसला तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम इस मेथड को आजमाना चाहते हो या फिर नहीं। जिसे सुनकर रेगुलस पहले जाने का फैसला करता है ताकि वो अंदर जाकर देख सके। जिसके बाद वो जीलुओ को जाने देगा और वो उसी पोर्टल में इंटर कर जाता है। जिसके बाद हमें रेगुलस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक अपने इल्यूजन में आ चुका होता है और वो इल्यूजन एक सिटी का होता है जहाँ पर वो बचपन में रहा करता था। जिसके बाद वो एक शॉप पर जाता है, वहाँ पर उन लोगों से बातें करता है और पूछता है कि आखिरकार ये समय कब का है। और जब वो डेट बताता है तो वो जानकर हैरान हो जाता है कि ये डेट उसी वक्त का था जब उसके विलेज पे उन मॉन्स्टर्स ने अटैक किया होता है। यहाँ पे रेगुलस को सोच पाता, वहाँ पे न जाने कहाँ से कई सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं जिसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ये भले ही इल्यूजन क्यों ना हो लेकिन इससे उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। जिसके बाद वो अपने पावर्स का यूज़ करता और कहता है कि भले ही उस वक्त मैं अपने फेंगियन सिटी को बचा नहीं पाया था पास्ट में डिस्ट्रॉय होने से, लेकिन मैं
अभी इस इल्यूजन में इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं अपने इस सिटी को इल्यूजन में डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। जहाँ पर वो सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है और सबको एक एक करके मारने लगता है। लेकिन तभी वो आगे बढ़ता है और एक गली से गुजरता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ पे जाती है जहाँ पे एक बंदा चीख रहा होता है। और जब वहाँ देखता है तो वहाँ पे लीटियन वहाँ पे लाशें बिछा रखी होती हैं और साथ में वो एक इंसान को अपने गन पॉइंट पर भी रखा होता है। और वो रेगुलस को देखकर कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। जिसे देखकर रेगुलस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस छोटे मोटे इल्यूजन से गुमराह किया जा सकता हूँ। लेकिन हमें लीटियन को दिखाया जाता है जहाँ पर रेगुलस के सामने ही उस बंदे को मार देता है। जिसे देखकर रेगुलस कहता है कि तुम मरना डिजर्व करते हो और उसे मारने ही जा रहा होता है कि तभी उसके सर में दर्द होने लगता है। और दिखाया जाता है कि जो स्टार्टिंग में सीन था वही फिर से रिपीट होने लगता है, मतलब सारी चीजें फिर से रिवाइंड हो जाती हैं और वो समझ जाता है कि वो इल्यूजन फिर से शुरू हो गया है। और वो फैसला करता है कि वो इस बार सबको जरूर बचा लेगा और वो सीधे फ्लाई करते हुए आसमान में जाता है और सारे फेंगियन सिटी के बंदों से कहता है कि यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स अटैक करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डिफेंसिव अरे को बिछाने वाला हूँ, तो इस समय का यूज करके तुम लोग जल्दी से किसी सेफ जगह पर चले जाओ। जिसे सुनकर वो सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे तुम क्या बकवास कर रहे हो और रेगुलस को ही भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सच में मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर वो सभी लोग भागने लगते हैं। अब रेगुलस भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि पिछली दफा से ये मॉन्स्टर्स काफी जल्दी आ चुके हैं और वहाँ पर वो एक डिफेंसिव अरे बिछाता है ताकि वो उन सारे सिविलाइजेशंस को बचा सके। यहाँ पे वो मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है और साथ में वो सिविलियंस को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है और सबको एक एक करके मारने लगता है। लेकिन वहाँ पर तभी लीटियन भी आ जाता है, जो आते ही रेगुलस पे फायरिंग करने लगता है, जिसके कारण रेगुलस को वहाँ पे अपने फॉर्मेशन को बिछाने में दिक्कत हो रही होती है। उसकी फॉर्मेशन टूट जाती है और मॉन्स्टर उन सारे सिविलियंस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे लीटियन कहता है कि तुम अपने लोगों को इस इल्यूजन में भी नहीं बचा सकते हो और वो रेगुलस को भड़काने लगता है। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक ऐसा ही लीटियन भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा, जब वो हमारे जैसा ही कर्मा में तब्दील हो जाएगा वो तुम्हारी आंखों के सामने ही सबको मार देगा। और वो रेगुलस से कहता है कि रेगुलस क्या तुम्हें पावर नहीं चाहिए जिससे कि तुम ये सारी चीजें होने से रोक सको। जिसे देखकर रेगुलस मुस्कुराते हुए कहता है कि तो ये सारी चीजें तुमने ही किया है। जिसे सुनकर लीटियन को इल्यूजन भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार उसके कहने का मतलब क्या है। जिसे सुनकर रेगुलस कहता है कि तुम बस मुझे मास्टर ऑफ केओस की पावर को एक्सेप्ट कराना चाहते हो ताकि मैं भी तुम जैसा बन जाऊं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इस चाल को समझ नहीं पाऊंगा? और वो कहता है कि मैं 1500 साल से जिंदा हूं और ऐसे छोटे मोटे चाल मुझे पहले ही पता है और तुम सारे कितने गिरे हुए हो सकते हो। और वो अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि अब चलो भी, इस इल्यूजन का कोई मतलब नहीं है। जिसे देखकर जितने भी सिविलियंस होते हैं वो सभी रेगुलस की तरफ देखने लगते हैं और दिखाया जाता है कि वो सभी असल में कार्माज ही होते हैं और दिखाया जाता है कि वो सभी लीटियन पर अटैक करते हैं और सभी कर्मा में तब्दील होकर रेगुलस को घेर लेते हैं। और लीटियन कहता है कि क्या हुआ, तुमने हमारे मोटिव के बारे में जान लिया लेकिन यहाँ पे तुम अपने दोस्त को नहीं बचा सकते। और कहता क्या तुम सच में अपने दोस्त लीटियन को हमारे जैसा बनता हुआ देखना चाहते हो? क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं? जिसे सुनकर रेगुलस कहता है कि इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तो ये सुनकर लीटियन का इल्यूजन कहता है कि अगर तुम मेरे पावर्स को एक्सेप्ट कर दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम लीटियन के कर्मास को बदलने से रोक सकते हो, हम उसकी एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर लेंगे जिससे कि वो कभी भी कर्मा में बदल ही नहीं सकता। जिसे सुनकर रेगुलस तो पहले हैरान हो जाता है लेकिन वो अटैक करते हुए बोलता है कि मैंने बहुत झूठ सुन लिए हैं। जिसे सुनकर लीटियन कहता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसके कर्मा को डिवॉर कर सकता हूँ जिससे कि वो बच सकता है। लेकिन रेगुलस उसकी जाल में नहीं फंसता। जिसे सुनकर लीटियन कहता है कि जबकि तुम समझना नहीं चाहते हो तो बात करने की जरूरत नहीं है और वो अपने फुल पावर से रेगुलस पर अटैक कर देता है। लेकिन हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीटियन और जीलू रेगुलस का इंतजार कर रहे होते हैं और यहाँ पर जीलू रेगुलस के बारे में फिक्र कर रहा होता है। लेकिन लीटियन उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि मैं अंदर देख सकता हूँ और चिंता मत करो, रेगुलस अभी ठीक ठाक है। जिसके बाद लीटियन अपनी कर्मा से कहता है कि तुम्हें अपने वादे को भुलाना नहीं चाहिए और हमें लीटियन की कर्मा को दिखाया जाता है जो लीटियन से कहता है कि
कि तुम्हें अपने वादे को भूलना नहीं चाहिए। अगर उन दोनों ने अपने सील को ब्रेक कर लिया तो तुम्हें फॉग के अंदर जाना होगा ताकि मैं उनके सारे पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकूं। जिसके बाद हमें रेगुलस और कार्मास के बीच के फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे कार्मा अभी भी रेगुलस को करप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रेगुलस हार नहीं मानता है, उन सबसे फाइट कर रहा होता है और कहता है कि माना मेरे लिए ये टियान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे पीछे भी काउंटलेस सिविलियंस हैं जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है और उसे हमने एक बार धोखा देते हुए देखा है। और अगर उसने हमें फिर से धोखा देने की कोशिश की तो मैं यहाँ पे उसे मारने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूँगा, क्योंकि अगर उसने हमारे साथ गद्दारी की तो मैं उसे फिर से मार दूंगा। और दिखाया जाता है कि यहाँ पे इसी इल्यूजन का टेस्ट होता है और इस टेस्ट को आखिरकार रेगुलस ने पास कर दिया होता है। इसी के साथ ही वो उस पोर्टल से बाहर निकलता है, जिसे देखकर यहाँ पे लिटियन बहुत ही खुश होता है और वो आके जीलुओ को सारी चीज़ें बताने लगता है कि आखिरकार वो इल्यूजन के अंदर जाएगा तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। और वो कहता है कि चिंता ना करो, यहाँ पे तुम अपने दिल पर भरोसा रखना। जिसके बाद वो उसे अंदर जाने को बोलता है और जीलुओ उसके अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही जीलुओ अंदर जाता है लिटियन और रेगुलस को महसूस हो जाता है कि अंदर जीलुओ के साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि उस पोर्टल में कुछ हलचल होने लगती है। और वो अपने अंदर के कार्मा से पूछता है कि तुमने ये क्या किया है। तो वो कार्मा जवाब देते हुए कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम्हारा वो ब्रदर एक मिक्स्ड ब्रीड है, ह्यूमन और कर्मा को। इसे जानकर वो भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो कर्मा कहता है कि इसी के कारण वहाँ पे कर्मा उसके ऊपर ज़्यादा हावी पड़ रहा है। और वो कर्मा कहता है कि अगर तुम्हें किसी तरह का रिग्रेट्स नहीं रखना है तो तुम्हें खुद अंदर जाके उसे बचाना होगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो पोर्टल के अंदर जाने लगता है, लेकिन वो अंदर जाने से पहले पूछता है कि तुम्हारा शुरुआत से यही प्लान था ना। जिसका जवाब देते हुए कर्मा कहता है कि आखिरकार मैं इतना सब कुछ कैसे कर सकता हूँ। जिसे सुनकर लिटियन कहता है कि अगर अंदर जाते हुए उसके साथ कुछ हुआ तो तुम्हें इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो वैसे ही अंदर पहुँच जाता है और हमें फिर दिखाया जाता है अंदर का सीन, जहाँ पे एक बहुत ही शांत सिटी में पहुँच जाता है, जहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा होता है। जिसे देखकर लिटियन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने बाहर से महसूस किया था कि यहाँ पे अंदर कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से एक वुल्फ आ जाता है, जिसे कि हमेशा लिटियन का ब्रदर जीलुओ कंट्रोल किया करता था। अब यहाँ पे दिखाया जाता है उस वुल्फ को देखकर लिटियन उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो वुल्फ बड़ी आसानी से सारे बुलेट्स को डॉज कर लेता है। जिसे देखकर लिटियन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि ये कर्मा ना ही उस पर अटैक कर रहा है, ना ही उस पर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बल्कि वो इन सब के अलावा उसके पास आना चाहता है। और यहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जीलुओ आ जाता है, जो कि असल में उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। जिसे देखकर लिटियन उसके पीछे जाने लगता है ताकि यहाँ क्या हो रहा है उससे पूछ सके, लेकिन जीलुओ वहाँ से भागने लगता है और वो आगे बढ़ता है। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि जीलुओ और उसी वुल्फ जो कि वहाँ पे एक और कर्मा से फाइट कर रहा होता है, और वहाँ पर जीलुओ एक कर्मा को भी मार देता है। जिसे देखकर लिटियन उसे रुकने को बोलता है, लेकिन जीलुओ यहाँ पे नहीं रुकता। जिसको देखकर लिटियन कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन हमें जीलुओ को दिखाया जाता है जो कि लिटियन की तरफ देखता है और वो बहुत ही गुस्से में और अलग ही बिहेव कर रहा होता है। लेकिन लिटियन खुद को शांत करता है और उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आया हुआ था। और वो उसके पास जाता है और सोचता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि उसकी आंखें कहीं और ही खुलती है और वो खुद को एक बेडरूम में पाता है। और इसे देखकर लिटियन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ हूँ। जिसे देखकर लिटियन का कर्मा कहता है कि लगता है तुम भूल गए, तुम अभी इल्यूजन में हो, आखिरकार तुम इन सारी चीज़ों को सच कैसा मान सकते हो। तो लिटियन भी कहता है कि हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि अभी के फिलहाल तो मैं एक इल्यूजन के अंदर हूँ। वो उससे पूछता है कि आखिरकार अभी हमारे साथ कहाँ क्या हुआ और हम अभी कहाँ पर हैं। लेकिन कर्मा भी कहता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। और वो लिटियन से कहता है कि अभी के फिलहाल इस फॉग की रियल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और अभी अगर तुम्हें इस फॉग से बाहर निकलना है तो तुम्हें इस फॉग की विल को ढूंढकर खत्म करना होगा। जिसके बाद लिटियन तो वहाँ पर कर्मा के प्रेजेंस का एहसास होता है और वो अपने सूट को पहनकर बाहर निकलता है, लेकिन उसके सामने वही वुल्फ फिर से दिखाई देता है, लेकिन उस पे
कई सारे बंदों ने अटैक कर रखा होता है, जिसके कारण उसने उन सारे बंदों को मार दिया होता है। अब लिटियन हैरान होता है, लेकिन वो वुल्फ भी लिटियन को देखकर गुर्राने लगता है, लेकिन लिटियन उसे शांत करते हुए कहता है और उस मॉन्स्टर को समझाते हुए बोलता है कि मैं तुम पर अटैक नहीं करना चाहता हूँ। अब उससे कुछ सवाल पूछने लगता है कि क्या तुमने ये सभी खुद से किया है, लेकिन वो वुल्फ इसका जवाब नहीं देता, जिसे देखकर लिटियन कहता है कि क्या तुम ही जीलू हो। लेकिन फिर भी उसी के साथ वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि एक और वुल्फ के जैसा ही होता है। वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, जिसे देखकर लिटियन उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसको साइड करता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो वुल्फ यहाँ पे जीलू ही कंट्रोल कर रहा होता है। इसे देखकर लिटियन के अंदर का कर्मा भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि जल्दी से तुम वहाँ पे मॉन्स्टर को खत्म कर दो, अगर तुमने उसे खत्म कर दिया तो ये इल्यूजन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन लिटियन जीलियो को पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें इस कर्मा को नहीं मारना है, लेकिन जीलियो कहता है कि वो एक कर्मा है, उसे मारना ही होगा वरना वो तुम्हें भी हार्म कर सकता है। लेकिन लिटियन उसे समझाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हम पे अटैक नहीं करेगा, हमें मुझसे कोई भी डर नहीं है, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। और वो उसको गले से लगा लेता है और कहता है कि हम दोनों कॉमरेड्स हैं, हम दोनों ने कई सारे बैटल्स को साथ में फाइट की है। अब ये सारी बातें सुनकर जीलियो इमोशनल हो जाता है और हमें दिखाया जाता है लिटियन के कर्मा को, जो कि आपकी और हमारी तरह ही कंफ्यूज हो गया होता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। और यहाँ पर वो लिटियन से सवाल पूछते हुए कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जिस मॉन्स्टर ने जीलू पर अटैक किया है वो भी जीलू ही है। तो लिटियन कहता है कि हाँ, वो दोनों असल में जीलू ही हैं, क्योंकि मैंने अंदाजा लगाया था कि जीलू जैसे ही यहाँ पर आएगा उसकी कॉन्शियसनेस के दो पार्ट्स हो जाएंगे और वो अपने दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें से एक कॉन्शियसनेस तो उसकी ह्यूमंस की होगी लेकिन दूसरा कॉन्शियसनेस कर्मा की होगी। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जीलू हाइब्रिड होता है ह्यूमन और कर्मा का। लेकिन लिटियन ये भी कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे तुम्हारी बातों में आकर जीलू के किसी भी एक भी पार्ट को हार्म पहुंचाया होता तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। और लिटियन को शक हो जाता है कि ये सभी कर्मा का ही प्लान होता है, वो शुरुआत से ऐसा ही करना चाहता था ताकि वो उसके कॉमरेड्स को हार्म पहुंचा सके। और वो कहता है कि तुम शुरुआत से मुझे यहाँ लाना चाहते थे, यहाँ आके तुम अपने इस फॉग की पावर्स को भी एब्जॉर्ब करना चाहते थे ताकि तुम अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बना सको। तुमने मुझसे जीलू को मरवाना भी चाहा ताकि यहाँ पे मैं इमोशनली वीक हो जाऊं और तुम मेरे बॉडी पर कंट्रोल कर सको। जिसके साथ ही लिटियन अपने हाथों में एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखकर वो कर्मा कहता है कि अभी किया भी क्या जा सकता है, माना तुम्हारी बातें सच में हो सकती हैं लेकिन तुम कर भी क्या सकते हो। तुम्हें सच में लगता है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे डैमेज भी पहुंचा सकती है। जिसे सुनकर लिटियन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने नहीं कहा कि मैं इस फॉग के अंदर जाना चाहता हूँ, पर तुम गलत थे। और वो कहता है कि मुझे जब से तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम मेरे अंदर मौजूद हो तो मैं इसी पल का ही इंतजार कर रहा था। और वो अपने एक पावरफुल टेक्निक जिसका नाम डिवाइन रिवर्सल इन्फिनिटिव होता है उसका यूज करता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे एनर्जी थ्रेड्स आ जाते हैं जो कि असल में उसके मास्टर ने उसके लिए छोड़ा होता है। जिसे देखकर वो कर्मा उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम जानते हो कि एम्पायर और मास्टर ऑफ केओस की एनर्जी कभी भी साथ में नहीं हो सकती है, तुम खुद को यहाँ पे अपने आप को मारना चाहते हो। अब इतना सब जानते हुए बाद भी तुम इससे कर रहे हो, ये तुम पूरे सीधे के सीधे सुसाइड करना चाहते हो। लेकिन ये देखकर जीलू भी उसे रोकने की कोशिश करता और कहता है लिटियन ऐसा मत करो। लेकिन लिटियन कहता है कि मैं ये खुद से कर रहा हूँ। जिसके बाद वो उस एनर्जी ट्रेड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। अब ये एनर्जी ट्रेड होती है वो उसके टीचर के द्वारा छोड़ी गई होती है और आप ऐसा समझ लो कि यिन एंड यांग एनर्जी एक साथ नहीं रह सकती। जहाँ पे बुराई होता है वहाँ पे अच्छाई नहीं रह सकती है। जहाँ पे कर्मा एक बुराई का संदेश होता है वहीं पे जो टीचर की एनर्जी होती है वो अच्छाई का रूप होता है। और इसी कारण कर्मा उससे कह रहा था कि अगर तुम अपने इन दोनों एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करोगे तो तुम मारे जाओगे। अब इस चीज को देखकर दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि इसकी वजह से वो कर्मा भी मारा जा सकता है। और वो वहां से भागने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बॉडी, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी नॉर्मल बंदे की बॉडी को भी पोजेस कर जिंदा रह सकता हूँ। लेकिन लिटियन उसे जाने नहीं देता और उसी एनर्जी के साथ भी उसको मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से उसे बैक स्लैश मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है लेकिन वो सर्वाइव कर जाता है। और जबकि लिटियन ने यहाँ पे फॉग को डिस्ट्रॉय
कर दिया होता है। उसकी वजह से वहाँ पर सारी जगह स्पेस भी डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो सभी बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर रेगुलस उन सब का इंतजार कर रहा होता है। जिसे देखकर रेगुलस लिटियन से पूछता है कि आखिरकार तुम इतने ज़्यादा जख्मी कैसे हो गए। तो लिटियन कहता है कि सबसे पहले हमें वापस चलना चाहिए, फिर मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगा। जिसके बाद वो लोग घर पर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर रेगुलस लिटियन से उसके सारे शरीर पे मलहम पट्टी कर रहा होता है, जिसको देखकर लिटियन कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता ना मैं खुद को सेल्फ हील कर सकता हूँ। लेकिन लिटियन को वो डांटते हुए कहता है कि ये तुम्हें अच्छे से हील करने में मदद करेंगी। और फिर वो उसे और डांटते हुए कहता है कि तुम्हें आखिरकार उस तरह के सिचुएशन में भी एम्प्रेस की पावर्स को एब्जॉर्ब करने की कैसे सोची। तुम जानते हो ना कि इसको एब्जॉर्ब करने में तुम मारे भी जा सकते थे। लेकिन लिटियन कहता है कि मैं भी मरना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने बस अंदाजा लगाया था कि ये काम कर जाएगा। जिसे सुनकर रेगुलस गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम इतना बड़ा रिस्क सिर्फ अपने एक गेस पे कैसे ले सकते हो। जिसे सुनकर लिटियन स्टाइल में कहता है कि अगर मैं गलत भी होता तो क्या होता, मैं कम से कम अपने अंदर के कार्मा को तो मार पाता। और वो कहता है कि हम ट्रांसेंडेंट को सिखाया ही गया है कि जब भी हम इन्फेक्टेड हो तो हमें खुद को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। और लिटियन उसे कई सारी चीजें बताता है और कहता है कि कैसे उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होता है। और फिलहाल अभी के अनुसार वो कर्मा लिटियन के बॉडी के अंदर सील हो चुका है। अब वो सभी सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि वहां पर एक लेडी जबरदस्त एंट्री होती है, जो कि उनके घर के शीशे को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है और कहते हैं कि फाइनली हम सब वापस मिल रहे हैं, तो चलो लड़ते हैं। तो हमें पता चलता है कि असल में वो लेडी कोई और नहीं फॉर्मल हॉट होती है, जो कि लिटियन और रेगुलस और जीलुओ की बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। अब फॉर्मल हॉट को देखकर मानो रेगुलस उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसे देखकर फॉर्मल हॉट थोड़ी देर के डर जाती है, लेकिन वो उसके सर पे टपली मारते हुए कहता है कि अगली बार आना हो तो दरवाजे से होकर आना। जिसके बाद वो वहां पर आकर बैठ जाती है और कहती है कि हम लोग इतने सालों बाद मिल रहे, लेकिन देखो तुम मेरा कैसे स्वागत कर रहे हो। जिसके बाद लिटियन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हुई हो, क्या तुम्हारा यहाँ पर कोई मिशन है। तो यहाँ पे फॉर्मल हॉट कहती है कि असल में अभी सेलेस्टियल कोर्ट में मेसअप हो चुका है और उन्होंने तुम्हारे ट्रेजर्स को देने का भी मिशन दिया हुआ था, जिसको कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया ताकि मैं यहाँ पे तुम्हें ये ट्रेजर ला के दे सकूं और साथ में तुमसे मिल भी सकूं। अब ये सारी बातें सुनकर लिटियन फॉर्मल हॉट से पूछना कि आखिरकार सेलेस्टियल कोर्ट में मेसअप क्यों हो रखा है, क्या वहाँ पे कॉन्स्टलेशन के हेड मौजूद नहीं है। जिसे सुनकर फॉर्मल हॉट हैरान होते हुए कहते कि क्या तुम्हें अभी तक न्यूज नहीं मिली। और वो बताते हुए कहती है कि कॉन्स्टलेशन के हेड मारे जा चुके हैं। अब ये जानकर रेगुलर शॉक सा हो जाता है और वो हॉट से पूछता है कि आखिरकार ये कैसे हुआ, मुझे सारी चीजें डिटेल में जाननी है। लेकिन लिटियन उसे शांत होने को बोलता है और कहता है कि यहाँ पर अभी मसला बहुत ही गर्म है, तुम्हें यहाँ पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद फॉर्मल हॉट से सारी चीजें डिटेल में पूछते हैं और बताने को कहते हैं। तो फॉर्मल हॉट कहती है कि मैं उस वक्त मिशन के दौरान थी और इसलिए मुझे भी वहाँ पे इतने डिटेल में नहीं पता है, और लेकिन मैं जब वापस आई वहाँ पर उस वक्त डिजास्टर स्टार को टेम्पररी लीडर बनाया गया है। तो ये जानकर लिटियन हैरान हो जाता कि आखिरकार डिजास्टर स्टार को लीडर कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ना ही उसके पास इनफ स्ट्रेंथ है और ना ही उसके पास इनफ एक्सपीरियंस है लीडर बनने के लिए। तो फॉर्मल हेड कहती है कि शायद वो एक कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि अभी ऐसा ही कई सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे कि कॉन्स्टलेशन के हमारे एम्प्रेस सेक्लूजन का होना वगैरह वगैरह। और कॉन्स्टलेशन के हेड के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता चला है कि आखिरकार उनकी मौत कैसे हुई। जिसके बाद वो सब कई सारे बातें करते हैं। जिसके बाद फॉर्मल हॉट एक वेपन को निकालते हुए कहती है कि तुम्हें तो इसके इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और वो कहती है कि ये तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाला है, पहले तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा, मुझे हराना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम इस वेपन के लिए इस ट्रेजर के हकदार नहीं होगे और मैं फिर से इसको सेलेस्टियल कोर्ट में वापस लौटा दूंगी। जिसे देखकर लिटियन कहता कि मैं अभी बहुत ही इंजर हूँ, तो क्या फिर भी तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो, क्या हुआ अगर मैं यहाँ पे हार गया। तो फॉर्मल हॉट कहती है कि ऐसा बात है, तो लगता है कि मुझे ये फिर से वापस दे देना चाहिए। जिसे सुनकर लिटियन फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर से अपने उतने मेहनत से लगाए हुए
मरहम पट्टी को उखाड़ फेंकता है और वो कहते हैं कि ये जगह फाइट करने के लिए बहुत ही जगह है, क्यों ना हमें कहीं और चलना चाहिए। जिसके बाद हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी स्पेस में आ चुके होते हैं और वहाँ पे वो सभी फाइट करने लगते हैं और उन दोनों में बहुत ही घमासान युद्ध होने लगती है, जहाँ पे दिखाया जाता है फॉर्मल हॉट को जो कि लिटियन पे भारी पड़ने लगते हैं। उसे एक जोर का पंच मारती है जिसके कारण लिटियन एक एस्ट्रॉयड से जाके टकराता है, जिसे देखकर लिटियन मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है जितने टाइम से मुझ पे सील लगा हुआ था उस टाइम में तुम काफी इम्प्रूव कर चुकी हो, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं भी किस मिट्टी का बना हुआ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है लिटियन को जो कि अपने डिवाइन रिवर्सल टेक्निक को यूज करता है, जिसके कारण मानो वक्त थमसा जाता है, उसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते है। एक ही झटके में फॉर्मल हॉट के सामने आ जाता है, उसके सर पे टपली मारते हुए कहता है कि लो तुम हार मान गई। अब इसे देखकर फॉर्मल हॉट चीखते हुए कहती है कि चाहे मैं कितना भी ट्रेन क्यों ना कर दूं, मैं तुम्हें हरा भी नहीं पाती हूँ, मैं तुमसे जीत नहीं सकती। जिसके बाद वो उस वेपन्स को जो कि असल में एक स्पीयर होता है वो लिटियन को देते हुए कहती है कि ये लो ये तुम्हारी अमानत। अब उस स्पीयर को पाकर लिटियन काफी खुश होता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो लोग वापस सेलेस्टियल कोर्ट में जाएंगे। और यहाँ पे वो ये भी जानना चाहता है कि आखिरकार इस 1500 सालों में ऐसा क्या बदला है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग सेलेस्टियल कोर्ट के दरवाजे के पास आ जाते हैं, जहाँ पे उन सब के आने पर ही एक वुमेन जिसका नाम अल्कैड होता है वो लिटियन को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वहाँ पे रेगुलस उसे रोकते हुए कहता है कि देखो यहाँ पे मत करो। अब हॉल्ट भी जो कि फॉर्मल हॉट होती है वो उसे रोकते हुए कहते हैं कि इसे मत मारो। और रेगुलस बीच में आकर उससे कहता है कि इसे सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ, अगर इसे मारना है तो तुम्हें पहले मेरी इजाज़त लेनी होगी। तो अल्कैड गुस्से में होकर कहती है कि अगर तुम इस गद्दार का साथ देना चाहते हो तो चलो अपने हथियार को उठाओ और मैं इसे एक एक बार फेर लो। लेकिन तभी वहाँ पर वही डुआंगडोंग लेडी आ जाती है जो अल्कैड को रुकने को कहती है और कहती है कि ये सेलेस्टियल कोर्ट है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जिसके बाद वो लिटियन से कहती है कि सेलेस्टियल कोर्ट मतलब डिजास्टर स्टार ने तुम्हें याद किया है। जिसके बाद वो लिटियन को लेकर डिजास्टर स्टार से मिलने के लिए निकल पड़ती है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर डिजास्टर स्टार को दिखाया जाता है, जहाँ पे डुआंगडोंग आकर डिजास्टर स्टार से कहती है कि मैंने लिटियन को ले आया है। जिसके बाद लिटियन डिजास्टर स्टार के सामने आता है, जिसको देखकर लिटियन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा मुझे यहाँ बुलाने का मोटिव क्या था। जिसे सुनकर वो कहता है कि फिलहाल तो कई सारे कार्मास कई सारे प्लैनेट्स पे अटैक कर रहे हैं और मुझे किसी की ज़रूरत है जो कि उन सारी टेरिटरी को वापस पा सके, और साथ में मुझे सेलेस्टियल लीडर के मौत के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करना है, जिसके लिए तुमसे अच्छा कोई भी कैंडिडेट नहीं हो सकता। जिसे सुनकर लिटियन कहता कि आखिरकार मुझे ये सब करने से क्या मिलेगा। जिसे सुनकर डिजास्टर स्टार कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें एम्पायर से मिलना है, अगर तुम मेरे इस काम को कर दोगी तो मैं तुम्हारी मुलाकात एम्पायर से करवा सकता हूँ। जिसे सुनकर लिटियन बिना कुछ सोचे समझे ही हाँ कर देता है। और यहाँ पे साथ में रेगुलस और जीलू भी वहाँ पे आ जाता है और रेगुलस कहता है कि मैं भी कॉन्स्टलेशन हेड के मौत के बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी वहाँ पे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। जिसके कारण डिजास्टर स्टार उन दोनों को भी जाने की इजाज़त दे देता है, जिसके कारण वो सभी निकल पड़ते हैं उसी प्लानेट पे जहाँ पे सेलेस्टियल स्टार्स का आखिरी पड़ाव मिला था, जहाँ पे उनके आखिरी बार होने का निशान मिला था। और दिखाया जाता है कि उन सबको सपोर्ट करने के लिए डिकॉय मेंबर्स भी आए हुए होते हैं, जो कि एक लेडी होती है और वो बहुत ही रूड होती है। अब यहाँ पे रेगुलस से देखकर कहता है कि क्या तुम हमारे साथ जा रहे हो। जिसको देखकर वो लेडी कहती है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है, तो अब ज़्यादा बकवास मत करो। जिसके बाद वो लोग अपने ऑपरेशंस को शुरू कर देते हैं। अब लिटियन, जीलू और रेगुलस एक प्लानेट पर आ जाते हैं जहाँ पर सेलेस्टर के हेड के होने का आखिरी निशान मिला था। अब यहाँ पे जीलू से वो कहता है कि इस जगह का स्कैन करो और पता लगाओ कि आखिरकार यहाँ पे सेलेस्टियल हेड किस जगह मौजूद है। और वो वहाँ पर ऐसा करता ही है और उसको स्कैन करने लगता है। लेकिन दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स आके उन दोनों को घेर लेते हैं, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि अभी वो लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन इतने ही देर में उन पे अटैक कर रहा है। और लिटियन समझ जाता है कि असल में सेलेस्टियल कोर्ट में ही ऐसा कोई है जो कि गद्दार है, जो कर्मा के साथ मिला हुआ है। और ये जानकर वो ये समझ जाता है कि कॉन्स्टलेशन हेड के मरने के पीछे कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये सोची साजिश होती है।
हैं, जिसके बाद वो सभी उन सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारने लगते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर आते ही जा रहे होते हैं, जिसे देखकर लिटियन कहता है कि इन सब का कोई अंत नहीं है, अगर ऐसा ही होता रहा तो यहाँ पे और भी मॉन्स्टर्स आ जाएंगे और भी पावरफुल, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और वो लोग मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, अपने पाथ को बनाने लगते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो लोग उन मॉन्स्टर से पीछा छुड़ा लेते हैं। जिसके बाद वो जीलुओ से पूछते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई सिलाग मिला? तो जीलुओ उसे बताता है कि यहाँ पर एक दूर में ही एक फॉरेस्ट्रेस है जहाँ पर कॉन्स्टलेशन की हेड की एनर्जी आ रही थी। तो ये सुनकर वो सभी उधर जाने के लिए निकल जाते हैं। तो जीलुओ कहता है कि मैं यहाँ पे इन लोगों की आइडेंटिटी को जान चुका हूँ कि आखिरकार यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं वो कैसे रहा करते हैं, तो हम लोगों को उनके गेटअप में हो जाना चाहिए। जिसके बाद वो लोग अपने उसी सेट में निकल जाते हैं अपने भेष को बदल कर, और हमें दिखाया जाता है वहाँ के लोगों को जो कि असल में किसी ज़ॉम्बी की तरह लग रहे होते हैं। लेकिन हर एक बंदा बहुत ही हट्टा खट्टा होता है, मोटा और स्ट्रॉन्ग भी होता है। जिसके बाद वहाँ पे वो आगे बढ़ने लगते हैं और लिटियन कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ का हर एक बंदा इतना मोटा है। रेवलस भी कंफ्यूज होता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एक सूरज नहीं बल्कि दो दो सूरज होते हैं। यहाँ पे लिटियन को लगता है कि यहाँ के ऐसा माहौल ही होगा कि यहाँ के सारे लोग इतने स्ट्रॉन्ग हुआ करते होंगे। जिसके बाद वो एक इंसान से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर सारे लोग इतने मस्कुलर क्यों हैं? तो वो बंदा बताता है कि जो लोग मस्कुलर होते हैं उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन सेरेमनी को अटेंड करवाया जाता है, जहाँ पर उसे हेवेंस और अर्थ की पावर मिलती है। जिसे सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या यहाँ पे कॉन्स्टलेशन यहाँ पर भी ट्रांसेंडेंट कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं। लेकिन ये सुनकर लिटियन कहता कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्मल हॉट ने उन्हें पहले ही बताया कि ट्रांसेंडेंट ने सिलेक्शन को बंद कर दिया है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिरकार ये कितने लंबे अरसे से चलता आ रहा है। तो वो बंदा कहता है कि ये कुछ सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है। जिसे जानकर वो सभी हैरान हो जाते कि आखिरकार इतने लंबे समय से ये सब चल रहा है। तो आखिरकार सेलेस्टियल कोर्ट यहाँ कर क्या रही थी? क्या ये जगह सेलेस्टियल कोर्ट की नज़र पे नहीं आई? जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन सेरेमनी होने वाली है वो कल होने वाली है। ये सारी बातें जानकर उन्हें हैरानी होती है कि ये सभी जरूर कोई ना कोई पहले से ट्रैप सेट होगा, क्योंकि ये सारे इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ नहीं हो सकते। वहाँ पे आने के बाद ही उन पे अटैक होना, एक ही साथ यहाँ पे सेरेमनी अटेंडेंस का होना, ये सभी किसी कोइंसिडेंस को दर्शाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो कॉन्स्टलेशन के हेड के ऑरा को महसूस करते हैं। जिसके बाद वो उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनके ऑरा आ रही होती हैं, और वहाँ पर दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी सील फॉर्मेशन लगी हुई होती है, जिसको तोड़कर वो अंदर एंटर करते हैं। लेकिन जैसे वो एंट्री मारते हैं उनके सामने कई सारे कार्माज मौजूद होते हैं, जिसे देखकर कहते हैं कि अब किया भी क्या जा सकता है। वो उन सभी कार्माज को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो उन सबको मार देते हैं और सामने उनके सामने एक दरवाजा होता है। तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक बंदा बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि मैं जानता था कि तुम लोग कल का इंतजार नहीं करोगे। और वो बाहर आते हुए कहता है कि हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है ना रेगुलस, और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं कॉन्स्टलेशन का हेड ही होता है। लेकिन लिटियन कहता है कि नहीं, वो हेड नहीं है, क्योंकि इसकी ब्रेथ हमारे हेड से मैच नहीं कर रही है। और वो पूछता है कि आखिर तुमने इन सैकड़ों सालों में कितनी लोगों की बलि दी है। अब रेगुलस भी इन सारी सिचुएशन से अंदाजा लगा लेता है कि यहाँ पर या तो डिजास्टर स्टार गद्दार है या फिर हेड ही पैरासाइट बन चुके हैं, और वो दोनों मिलके उस पर अटैक करते हैं ताकि वो यहाँ पर सच जान सके और यहाँ पे हेड कॉन्स्टलेशन को मारा जा सके। लेकिन यहाँ पे रेगुलस उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे इससे फाइट करने दो, जिसके कारण लिटियन रुक जाता है और रेगुलस अकेले ही उससे फाइट करने लगता है। और इसी के साथ हमें जीलू को दिखाया जाता है जिसे रेगुलस की चिंता होती है। लेकिन लिटियन कहता है कि तुम्हें उस पर भरोसा रखना चाहिए, वो इसे कर सकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उन दोनों की फाइट को, जहाँ पे सेलेस्टियल के हेड बड़ी आसानी से उसके सारे अटैक्स को रोक रहे होते हैं। लेकिन रेगुलस भी हार मानने वालों में से नहीं था। वहाँ पे अपने पावरफुल मूव्स का यूज करके उस पर अटैक करने लगता है, जहाँ पे हेड कॉन्स्टलेशन को भी इसमें परेशानी होने लगती है। और दिखाया जाता है कि फाइनली रेगुलस अपने सबसे पावरफुल मूव इन्फिनाइट सॉर्ड ऑरा को यूज करता है, जिसके कारण हेड भी उसकी इस पावर को रोक नहीं पाते और रेगुलस उसे मार देता है। जिसके बाद वो सब उसकी चीता सजाकर उसकी श्रद्धांजलि देते हैं। और रेगुलस यहाँ पर थोड़ा सा उदास भी होता है और कहता है कि जब वो अर्थ पे थे तो शायद मुझे उनसे ज़्यादा बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे लिटियन उसे दिलासा देते हुए
हुए कहता है कि तुम चिंता मत कर, जो होना था वो हो गया। और वो कहता है कि हम लोग को यहाँ पर ट्रैप में फंस चुके हैं और यहाँ के एनिमीज हमें मार भी नहीं सकते हैं। और लगता है ऐसा है कि वो हमें मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वो हमें किसी चीज़ से दूर ले जाना चाहते थे। और उन्हें पता चल जाता है कि असल में उन्हें अर्थ से दूर ले जाने के लिए ये सब किया गया है और उनका मेन टारगेट अर्थ होता है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर उसी लेडी को दिखाया जाता है जो कि लिटियन, रेगुलस और जीलू को एस्कॉर्ट करने के लिए आई हुई होती हैं। और तभी वहाँ पे डिजास्टर स्टार भी आ जाता है जो कि उस लेडी से कहता है कि तुम्हारे लिए एक सीक्रेट मिशन है, तो तुम अपने सारे स्क्वाड मेंबर्स को वापस बुला लो। जिसके कारण वो अपने स्क्वाड्स के पास जाती है और उसे वापस आने को कहती है कि हमारे पास एक सीक्रेट मिशन है, उसे हमें करने जाना है। जिसे सुनकर वो सारे स्क्वाड्स के मेंबर तो पहले कहते हैं कि हम लोगों को अभी उस प्लानिट पे नज़र बनाकर रखनी है जिस पे जीलवो और रेगुलस गया हुआ है और साथ में लिटियन भी गया है। हम ऐसे तो छोड़कर नहीं जा सकते, उन्हें हमारी ज़रूरत हो सकती है। लेकिन लेडी उसे समझाते हुए कहती है कि चलो तुम्हें मेरी बात मानना ही पड़ेगी, मैं तुम्हारी लीडर हूँ। जिसके कारण उन सबको उनकी बात माननी पड़ती है और इसके कारण वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो लेडी डिजास्टर स्टार के पास आती है और डिजास्टर स्टार उससे तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम तो सच में काबिले तारीफ हो। और दिखाया जाता है कि वो उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि वो उसके पीछे मुड़ते ही उसके सीने को ही चीर देता है और जिस प्लानिट पर वो पहरा दे रहे थे उस प्लानिट को ही पूरी तरह से उड़ा देते हैं। जिसे देखकर उस लेडी को पता चल जाता है कि असल में ये डिजास्टर स्टार ही हम सब के बीच में बना हुआ गद्दार है जो कि कर्मा के साथ मिला हुआ है। अब ये देखकर लेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज करती है जिसके कारण वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। अब ऐसा उसने इसलिए किया होता है क्योंकि वो डिजास्टर स्टार को अपने साथ मारना चाहती थी। अब वहाँ पे धमाका होता है और जोर का ब्लास्ट होता है और हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है धमाके के बाद, जहाँ पर डिजास्टर स्टार बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया होता है। लेकिन वहीं पे हमें एक और कर्मा को दिखाया जाता है जो डिजास्टर स्टार से कहता है कि तुम तो बड़े महान हो जो कि अपने एनिमे इतना तरस खा रहे थे। जिसे सुनकर डिजास्टर स्टार कहता है कि मैं तो बस अपने गार्ड को थोड़ी देर के लिए डाउन किया था, मुझे क्या पता था कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगी। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे अर्थ पे जाना होगा ताकि मैं वहाँ के इलाके को सील कर सकूं और मैं अपने मास्टर को फिर से रीअवेकन कर सकूं। अब यहाँ पे उस कर्मा ने ही उसकी मदद की होती, वरना वो भी वहाँ पे मारा जा सकता था। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर लिटियन एंड रेगुलस का सीन दिखाया जाता है जहाँ आसमान में उन्हें अलकैद का सेक्रीफाइस के बारे में पता चल जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ कुछ न कुछ तो हुआ। जिसके बाद वहाँ की सिचुएशन को देखने के लिए लिटियन, जीलू और रेगुलस वहाँ पर निकल चलते हैं और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो उस जगह को देखते हैं और जीलू से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। तो जीलू से सारी चीज़ें बता देता है कि यहाँ पे कैसे अपने आप को अलकैड ने सेल्फ डिस्ट्रॉय किया था और डिजास्टर स्टार की किसी और ने बंदे ने मदद की है। जिसको जानकर वो सभी बड़े ज़्यादा हैरान हो जाते कि आखिरकार उसकी मदद किसने की। लेकिन उन सबको अनुमान था कि कर्मा ही इन सब के पीछे पड़ी हुई है। अब इन सारी सिचुएशन को देखकर लिटियन कहता है कि इतने सारे कॉन्स्टलेशन ने मारे जा चुके हैं लेकिन एम्पायर को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। लगता है कि मुझे खुद जाकर उस पैलेस के बाहर उसको निकालना होगा ताकि वो इस सिचुएशन को जान सके, उसका कुछ हल निकाल सके। जिसके बाद लिटियन सीधे चला जाता है सेलेस्टियल कोर्ट में जहाँ पे वो एम्पायर सेक्लूजन में था। उस बिल्डिंग के वो बाहर आ जाता है ताकि एम्पायर जो कि 1500 सालों से सेक्लूजन में है उसे नींद से जगा सके और उसे दुनिया के बारे में दिखा सके कि देखो इतने सालों में क्या क्या चेंज हो चुका है। अब जैसे ही वो वहां पर आता है उसके सामने एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन लगी हुई होती है जिसे देखकर लिटियन उसे तोड़ने जाता है। लेकिन तभी उसको रोकने के लिए वहां पे एक गार्ड आ जाता है जो कि लिटियन को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की। अब लिटियन उस गार्ड को सामने से हटने को कहता है लेकिन वो ऐसा नहीं करता और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। जिसके बाद लिटियन कहता है कि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। अब उन दोनों में बहुत ही लंबी फाइट चलती है क्योंकि वो गार्ड कोई नॉर्मल गार्ड नहीं था, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन लिटियन के सर पे अभी एम्पायर को जगाने का भूत सवार होता है जिसके कारण यहाँ पे वो लिटियन उस गार्ड को हरा देता है और इसके हार जाने के बाद गार्ड को अपने आप साइड होना पड़ता है क्योंकि ये उसकी प्राइड की बात होती है। अब हमें लिटियन को दिखाया जाता है जो कि उस फॉर्मेशन पर अटैक करने लगता है लेकिन उस फॉर्मेशन को खरोच तक नहीं आती जिसे देखकर लिटियन अपने डिवाइन रिवर्स
यूनिवर्सल इन्फिनिटी टेक्निक को यूज करता है, जिसे कि उसके खुद एम्परर मास्टर ने सिखाया होता है। अब लिटियन जैसे इस पावर को यूज करता है वो उससे अपने फॉर्मेशन पे लगा देता है, जिसके कारण फॉर्मेशन बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि वो टेक्निक उस फॉर्मेशन के साथ मर्ज हो गई होती जो कि उसी की जैसे एनर्जी से बनी हुई थी। अब ये देखकर वहां का गार्ड पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिरकार उनके एम्पर एक गद्दार को ऐसी टेक्निक कैसे सिखा सकते हैं। जिसके बाद वो सभी अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि अंदर तो कोई है ही नहीं, मतलब एम्पर जो सेक्लूजन में थे वो कभी सेक्लूजन में गए ही नहीं होते हैं। जिसके बाद लिटियन चारों तरफ देखता है जहाँ पे वो क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, उसके सामने एक कॉन्स्टलेशन की फिगर बनाई हुई दिखती है जो कि बिग डीपर की होती है, जिसे देखकर लिटियन कहता है कि शायद एम्पर ने इसी क्लू को छोड़ रहा है। जिसके बाद हमें लेगुलस को दिखाया जाता है जो लिटियन से पूछता है कि तुम कब निकल रहे हो, क्योंकि उसे भी पता होता है कि लिटियन अभी उसी बिग डीपर के पास जा रहा है। जिसे सुनकर लिटियन कहता है कि मैं बस निकलने ही वाला हूँ। जिसे सुनकर रेगुलस कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, लेकिन लिटियन उसे मना कर देते हुए कहता है कि तुम यहाँ संभालो, मैं जाकर एम्पर से जाके मिलता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त वहाँ पे वो गार्ड फिर से आके उसे रोक लेता है। जिसे देखकर लिटियन कहता है कि लगता है तुम फिर से मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो वो गार्ड कहता है कि ऐसा नहीं है, और वो उसे एक टोकन निकाल कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारी जरूरत होगी। अब लिटियन उस टोकन को लेता है और जैसे ही वो देखता है तो असल में वो वहाँ का हाईएस्ट ग्रेड की परमिट होती है, जिसे कि लिटियन कहीं भी जा सकता था बिना किसी रोक टोक के। जिसे देखकर लिटियन हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार वो गार्ड इसे क्यों दे रहा है। तो वो गार्ड कहता है कि हालांकि अभी हमारे एम्पर की जरूरत है, और जबकि उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है, मतलब वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो बताता है कि बिग डीपर स्टार टेरिटरी में मौजूद है, जिसे हेवनली किलिंग स्टार ने रूल किया होता है। तो अगर तुम इस टोकन को ले जाओगे तो शायद वो तुम्हें आसानी से अंदर ले जा सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के तुम्हारी कुछ उलझने सॉल्व हो सकती है। जिसके बाद लिटियन वहां से निकल पड़ता है और वो उसी स्टार टेरिटरी में एंटर करता है, लेकिन तभी वहां पर भी लिटियन को रोकने के लिए एक गार्ड आ जाता है और वो लिटियन पर अटैक करता है, जिसे कि बड़ी मुश्किल से लिटियन डॉज कर पाता है। यहाँ पे लिटियन वही टोकन उस गार्ड को दिखाता है, लेकिन वो गार्ड लिटियन के उस टोकन को जरा सा भी भाव नहीं देता और कहता है कि तुम एक गद्दार थे, साथ तुमने इसे जरूर कहीं से चुराया होगा। अब लिटियन के पास भी यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं बचता, क्योंकि उसे पता था कि एम्पर वही है। वो एम्पर के ब्रेथ को महसूस कर पा रहा होता है और यहाँ पे वो कहता है कि डी होंग यहीं पे है ना। अब डी होंग एम्पर का ही नाम होता है, जिसके सुनकर उस गार्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता कि एम्पर को तुम्हें अपने नाम से बुलाने से कैसी हिम्मत हुई। जिसके बाद वो गार्ड उससे फाइट करने लगता है और यहाँ की फाइट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। वो गार्ड लिटियन को बड़ी खतरनाक तरीके से हमले करने लगता है ताकि वो लिटियन को मार सके, और दिखाया जाता है कि वो गार्ड किसी भी एंगल से कमजोर नहीं लग रहा था, वो लिटियन से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब लिटियन से फाइट करने की तो कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कमजोर पड़ रहा होता है। अब वो गार्ड लिटियन पर अटैक करता है, जिसके कारण वो जख्मी भी हो जाता है, उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। जिसे देखकर कर्मा उसके अंदर का होता है वो कहता है कि तुम तो सच में कच्चे हो जो एक गार्ड को भी नहीं संभाल पा रहे हो। अब ये देखकर लिटियन अपने उसी कर्मा की पावर को यूज करने लगता है और उसी के साथ वो उस गार्ड पर भी अटैक करता है। कर्मा को देखकर वो गार्ड कहता है कि मुझे पता था कि तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो। जिसके बाद वो उस पर और भी पावरफुल तरीके से अटैक करना शुरू कर देता है और ये बैटल लाइफ एंड डेथ बैटल बन चुकी होती, जहाँ पर गार्ड अपनी लाइफ फोर्स को भी बर्न करने लगता है। उसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं होती, वो यहाँ पे लिटियन को मार देना चाहता था। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो लिटियन को और भी ज़्यादा जख्मी करने लगता है और फाइट आगे बढ़ती है, लेकिन लिटियन और भी जख्मी होने लगता है। उसके पास कोई भी जरिया नहीं बनता कि वो उसको हरा सके। जिसे देखकर कर्मा कहता है कि अब तुम क्या करोगे, क्या तुम्हें उसे मार देना चाहिए। तो लिटियन कहता है कि वो इतना आसान से भी हार नहीं मानने वाला है। जिसके बाद वो कहता है कि एम्पर ने मुझे एक टेक्निक सिखाई थी, उसके बारे में मुझे बताया था, जिसे पहले मैं सीख तो नहीं पाया था, लेकिन अभी फाइट के दौरान मैं उसे थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ। वो उस टेक्निक जिसका नाम डिवाइन रिवर्सल टेक्निक होता है उसे फिर से यूज करता है, जिसके कारण वो टाइम के फ्लो में पहुंच जाता है, जहाँ पे टाइम अनुसार से फ्लो कर रहा होता है, जिसे हेंगसेन रियल्म कहा जाता है, जिसमें कि कोई भी समय में पीछे जा सकता है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि वो कितने अरसे पहले टाइम में पीछे जाएगा या किस टाइमलाइन में जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस टाइमलाइन की एक खास बात यह है कि वो हमेशा आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा उसी में आपको भेजेगा। अब यहाँ पे लिटियन एग्जिट ढूंढता है। अब एग्जिट के ढूंढने के बाद वो उसमें एंटर करता है और वो फिर से उसी
टाइम में पहुंचता है जहाँ पे शुरू में वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर ली टियान जख्मी नहीं होता है और दिखाया जाता है कि ली टियान को तो पहले ही सारे मूव्स के बारे में पता होता है और यहाँ पर वो कर्मा की पावर का भी यूज करके उससे फाइट करने लगता है, जिसके कारण उसे अपर हैंड मिल जाता है और इसी के साथ वो अपने पावरफुल फोर्स के साथ उसके वेपन्स को भी गिरा देता है। अब इसे जानकर उस गार्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता कि तुमने एम्परर को धोखा दे दिया, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब ली टियान के पास ये अच्छा चांस था कि वो उस गार्ड को मार सकता था, लेकिन ली टियान सिर्फ उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ पे आगे बढ़ता है और वहाँ पे जाके फाइनली एम्परर से मिलता है, जहाँ पे एम्परर मौजूद होता है। अब उसके आते ही एम्परर उससे कहता है कि तो फाइनली तुम आ ही गए, लेकिन ली टियान कहता है कि मुझे मेरा जवाब चाहिए। तो एम्परर पीछे से मुड़ कर कहता है कि पूछना क्या चाहते हो, यही ना कि मैंने तुम्हें फंसाया क्यों, ये सब क्यों हुआ, ये सेक्रीफाइस की जरूरत क्या थी। तो ली टियान कहता है कि हाँ आखिर तुमने ये सब क्यों किया। तो वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो केयर्स ऑफ मास्टर वक्त से जल्दी ही अवेकन हो जाता। तो ये सब सुनकर ली टियान को बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है कि तो क्या तुम इसी कारण मेरे हाथों से उन सारे कॉन्स्टलेशन मेरे ब्रदर्स को मरवा दिया। और वो एम्परर पे अटैक कर देता है, लेकिन एम्परर वहां से टेलीपोर्ट होकर साइड में आकर कहता है कि क्या तुम्हें जवाब नहीं जानना, क्या तुम्हें ये नहीं जानना कि आखिर इन सब का रीजन क्या था। और वो ली टियान को बताता है कि कैसे एक समय था जब यूनिवर्स कुछ नहीं था, यूनिवर्स में कोई भी लिविंग बीइंग नहीं था और उस वक्त मेरे ब्रदर ने बॉर्न लिया था, जो कि इस यूनिवर्स का सबसे फर्स्ट लिविंग बीइंग था और इस यूनिवर्स का फर्स्ट कॉन्शियसनेस भी था। और वो कोई और नहीं मास्टर ऑफ केओस चियू होता है, जिसे सिर्फ डिस्ट्रक्शन करना आता था, लेकिन वो यूनिवर्स में बिल्कुल ही अकेला था, जिसके कारण उसे किसी का साथ चाहिए होता है, जिसकी वजह से इस यूनिवर्स के नथिंगनेस ने एक और लिविंग बीइंग को जन्म दिया, जो कोई और नहीं मैं था, द मास्टर ऑफ ऑर्डर, और मेरा नाम डी होंग है और मैं इस यूनिवर्स का रूल हूँ। जिसके बाद वो बताता है कि कैसे वो दोनों साथ में खेल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने खेल खेल में ही कई सारे लिविंग स्पेसीज को भी बनाया होता है और ये भी बताया होता है कि यहाँ पे हम लोग अच्छे से दिन काट रहे थे और ये हमारी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था, लेकिन हम दोनों के रास्ते अलग थे, जिसके कारण हम दोनों को अलग अलग होना पड़ा और इसी अलग होने के कारण हम दोनों में दुश्मनी बढ़ती गई। उसने कर्मास को बनाए, मैंने ह्यूमंस को बनाए और यहाँ पे उन दोनों में फाइट होती गई और यहाँ पे वो दोनों फाइट कर देगा और यहाँ पे हम दोनों के बीच भी जंग शुरू हो गया। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को चाहे कितनी ही बार क्यों न मार ले, हमारी बॉडी फिर से रिजर्वेक्ट हो जाती है और फिर से रिफॉर्म हो जाती है। और बात तो ये है कि कर्मा और ह्यूमंस यहाँ तक किसी को नहीं पता कि उन्हें कितनी बार मिटा दिया गया है और कितनी बार ही वापस बना दिया गया है, जिसे सुनकर ली टियान हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारी कहने का मतलब क्या है। जिसे सुनकर एम्परर कहता है कि मैं बस इस ना खत्म होने वाली जिंदगी से थक चुका हूँ और मैं इससे ज्यादा नहीं सह सकता हूँ और इसी कारण मैंने तुम्हें अपने सक्सेसर के रूप में चुना था और अब मेरी टाइम खत्म होने वाली है, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें सारी चीजें सिखाई नहीं है जो तुम्हें सीखना चाहिए होता है, तो चलो आओ। जिसे सुनकर ली टियान उस पर अटैक करता है, लेकिन एम्परर बड़ी ही आसानी से उसके सारे अटैक्स को रोक देता है और वो ली टियान को देखते हुए कहता है कि तुम अभी भी बहुत कमजोर हो और तुम चियू से कभी भी नहीं जीत सकते हो। और वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें अपना डिस्पल ऐसे ही नहीं बना लिया, तुम इकलौते ऐसे बंदे थे जो कि मेरे और चियू के फ्लेश दोनों से बने हुए हो और इस प्रोसेस में सिर्फ तुम ही सर्वाइव कर पाए थे। जिसे जानकर ली टियान के मानो होश उड़ जाते हैं और एम्परर आगे कहता है कि इसी वजह से मैंने तुम्हें अपना डिस्पल चूज किया है और तुम्हारे पावर्स को सील किया था। लेकिन ली टियान भी अभी भी नहीं समझता कि आखिर एम्परर कहना क्या चाहते हैं। तो एम्परर उसे इशारे करते हुए कहता है कि यहाँ पे देखो ये बीटा उर्सा है, जिसमें एम्परर स्टार का भी नाम जाना जाता है और ये स्टार एम्परर पोजीशन को भी दर्शाता है और ये बताता है कि जब बिग डिपर जिसमें 4 कॉन्स्टलेशन एक साथ अलाइन हो जाते हैं, उस वक्त तुमने अगर मुझे मार दिया तो तुम नए एम्परर बन सकते हैं और तुम्हारे पास वो पावर वो शक्ति आ सकती है जिससे तुम चियू से फाइट करके उसे हरा पाओगे। ये सारी बातें जानकर ली टियान हंसने लगता है और वो पागल हो जाता है और कहता है कि मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, लगता है कि ये इसी कारण हो रहा है। तो एम्परर कहता है कि क्या तुम मुझसे बस उसी बात के लिए नफरत करते हो, मेरी पावर्स मिलने के बाद तुम उन सारे कॉन्स्टलेशन को फिर से रिजर्वेट कर सकते हो। जिसे सुनकर ली टियान कहता है कि हाँ मैं उन्हें रिजर्वेट तो कर पाऊंगा, लेकिन वो कहता है कि मैं उन्हें रिवाइव करने के बाद क्या वो उनके सारे इमोशंस फिर से आ जाएंगे, नहीं वो इमोशंस लेस बन जाएंगे, उनके पास वो यादें नहीं रह जाएंगी। और वो कहता है कि मैं तुम्हें मारने से खुद को रोक भी नहीं सकता और यहाँ पे कहता आओ मुझसे फाइट करो। जिसे सुनकर एम्परर कहते कि तुम अभी भी बच्चे वाली हरकतें करते हो, जिसके बाद वो भी सीरियस हो जाते और कहते कि इस बार
बार ये फाइट इतनी आसान भी नहीं होने वाली है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो अपने एक फॉर्मेशन को बना देते हैं जो कि उन्हीं 4 कॉन्स्टलेशन के मिलने के बाद उन्हें मारकर उसकी पावर को ले लिया जा सके, इसलिए उन्होंने इस पावर फॉर्मेशन को बनाया होता है। अब इस फॉर्मेशन के बनाने की वजह से उनकी एनर्जी काफ़ी चली गई हुई होती है और दिखाया जाता है कि उन दोनों में फिर से फाइट होने लगता है। यहाँ लीटियन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे लीटियन अभी भी कमज़ोर पड़ रहा होता है क्योंकि एम्परर तो एम्परर होते हैं, जहाँ पे एम्परर बड़ी आसानी से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं और एम्परर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी स्पीड और पावर्स थोड़ी कम हो चुकी होती है उसी मैजिक सर्कल को बनाने में, जिसके कारण यहाँ पे लीटियन को लगता है कि वो अभी भी उसे हरा सकता है और वो उस पर पूरी जोर से फाइट करने लगता है। लेकिन एम्परर उसे मार के दूर करते हुए कहते हैं कि भले मेरी ही पावर्स कम हुई हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इतने हल्के मिलोगे और तुम मुझसे जीत जाओगे। चलो अपनी सारी पावर्स का यूज़ करो और शो करो कि आखिर तुम में कितना दम है। अगर तुम यहाँ पे मारे गए तो तुम उन्हें कभी भी वापस नहीं ला पाओगे। जिसको सुनकर लीटियन गुस्सा होता है, फिर से उठता है और एम्परर पे अटैक कर देता है और दिखाया जाता है कि लीटियन ने फिर से उसी टाइम रिवर्सल टेक्निक को यूज़ किया होता है, जिससे देखकर एम्परर उसके स्पीयर को रोकते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने ही हैंगसा पावर को यूज़ कर रहे हो। और वो कहता है कि लगता है तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ और तुम्हें सच में लगता है कि मुझे हराने के लिए ये काफ़ी है। वो उसे उसी टाइम रियल में खींचते हुए ले आते हैं और उसी टाइम हैंगसा रियल में उसे लाकर कहते हैं कि ये हैंगसा रियलम का वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड का एक फंडामेंटल ऑर्डर है। यहाँ तक कि मैं और चियू जो कि यहाँ पे कितने ही वर्षों से जिंदा है इसको कम्प्लीटली नहीं समझ पाए हैं। तुम स्किल को यूज़ करके भी अपने ओपोनेंट को मार पाओगी ये गारंटी नहीं देता है और तुम्हें ये सारी चीज़ें पता चलेगा जब तुम फ्यूचर में चियू से फाइट होगी, जिसके बाद वो उसे फिर से रियल वर्ल्ड में ढकेल देते हैं और कहते हैं कि तुम खुद के पावर से मुझसे जीत नहीं सकते तो क्यों ना तुम अपने बॉडी के अंदर जो चीज़ मौजूद है उसे भी बुला लो। अब ये सुनकर लीटियन के अंदर का वो कर्मा भी बाहर आता है और कहता है कि तुम तो बड़े ही रूड हो, मैं चियू के फ्रेगमेंट से बना हुआ हूँ तो इसके कारण तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हुआ ना, तो तुम्हें तो मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए। जिसे सुनकर एम्परर कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ उसकी मेमोरीज मौजूद हैं और कुछ नहीं और तुम सिर्फ एक कमजोर से प्राणी हो। जिसके बाद वो लीटियन को अटैक करने को कहता है, जिसके बाद फिर से उनमें घमासान युद्ध होने लगती है जहाँ पर लीटियन पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया था। अब लीटियन को भी फिर से एहसास हो जाता है कि उसकी पावर अभी भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर एम्परर अपनी फुल पावर से लीटियन पे अटैक करेगा तो लीटियन बच नहीं सकता है। जिसके बाद वो एम्परर की तरफ देखकर पूछता है कि ये कर्मा मेरे ही शरीर का हिस्सा है, मैंने इसे हमेशा अपने से अलग रखा है, तो बताओ क्या होगा अगर मैंने इसे खुद से मिला लिया। तो एम्परर कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें चियू से फाइट करनी है और इतनी पावर सफिशिएंट नहीं है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि लीटियन अपनी कर्मा को अपने अंदर मर्ज करने लगता है और फाइनली एक्सेप्ट करता है कि कर्मा उसी के बॉडी पार्ट्स का ही पावर है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी पावर सच में बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है और इसी के साथ वो एम्परर पर अटैक भी कर देता है, लेकिन इस बार एम्परर उस अटैक को रेसिस्ट नहीं करता और लीटियन उसके सीने को भेंटते हुए आगे निकल जाता है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे गार्ड्स के साथ फॉर्मर हॉल्ट भी वहाँ पर आई हुई होती है, जहाँ पर वो अर्थ के चारों तरफ लगे हुए फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही हलचल हो रही होती है। वहाँ पे कर्मा का जो पावर्स होती है वो बढ़ रही होती है, लेकिन वो इन सब में नाकामयाब हो रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें लीटियन का इंतजार करना होगा क्योंकि हम यहाँ पे इनसे फाइट नहीं कर सकते। अब लीटियन एम्परर से मिलने गया है तो वो उसको जरूर बुला कर ले आएगा और एक बार एम्परर यहाँ पे आ गए तो इन सारी चीज़ों को खुद से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रेगुलस कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार अर्थ में ऐसा क्या सीक्रेट छिपा है कि कर्मा इतना सब कुछ करने को तैयार हो चुके, वो यहाँ पे ऑल आउट बैटल करने को तैयार हो चुके हैं और रेगुलस को शक होता है कि कहीं ये मास्टर ऑफ केओस चियू से तो रिलेटेड नहीं है। अब तभी वहाँ पे एक जोर का शॉक वेव निकलता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। अब इस शॉक वेव के आने के कारण उनको लगता है कि फॉर्मेशन टूट चुका है, जिसके कारण फॉर्मर हॉट सबको वहाँ पे आगे बढ़ने का ऑर्डर देती है, लेकिन रेगुलस उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं वहाँ मत जाओ, अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो बेमौत मारी जाएंगी जैसा होगा। लेकिन यहाँ पे उन पर भी अटैक होने लगता है, वहाँ पे बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव्स, पत्थर, स्टोर सब आने लगते हैं, जिसको देखकर फॉर्मर हॉट सबको सेल्फ डिफेंस मोड में आने को कहती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि उनके सामने एक स्पेस में क्रैक होता है और तभी वहाँ पे एक धमाका होता है और उसमें से एक बंदा अपीयर होता है जो कोई और नहीं मास्टर ऑफ केओस चियू होता है। अब चियू आते हैं उन सब की तरफ देखते हुए कहता है कि तो तुम ही हो ह्यूमन रेस जिसे कि डी होंग ने बड़ी मेहनत से बनाया है, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि
डी होंग मारा जा चुका है। इसे सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार उनके एम्पर कैसे मारे जा सकते हैं। जिसके बाद चियू उन सब पे अटैक कर देता है, जिसे देखकर सभी मिलकर उसका सामना करने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। जिसको देखकर रेगुलस कहता है कि मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग पीछे हटो। जिसके बाद रेगुलस अकेले ही उस चियू पे अटैक कर देता है, लेकिन रेगुलस था ही तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही, आखिर वो गॉड लाइक बीइंग का सामना कैसे कर सकता है। वो उसके एक अटैक से बहुत दूर जाए खेलता है और बहुत ही जख्मी हो जाता है। और दिखाया जाता है कि जीलो आके उसे सहारा देने लगता है। उन्हें लगता है कि ये खेल खत्म होने वाला है, लेकिन तभी वहां पे लिटियन आ जाता है और रेगुलस उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। अब लिटियन आते ही रेगुलस को अपनी पावर से हील कर देता है। अब ये देखकर रेगुलस लिटियन को देखता और पूछता है कि क्या सच में एम्पर मारे जा चुके हैं? क्या तुमने उनकी पावर को इनहेरिटेंस लिया है? आखिरकार तुमने इस पावर को लेने के लिए क्या दांव पे लगाया? अब यहाँ पे रेगुलस को लग रहा होता है कि लिटियन ने अपनी इस पावर को पाने के लिए अपनी सारी लाइफ सोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको सैक्रिफाइस कर दिया है। लेकिन लिटियन कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और चियू से कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं होने वाला हूँ। तो चियू देखकर पहचान जाता है कि इसके अंदर एम्पर की ब्रेथ है और इसके अंदर सारी एम्प्रेस की पावर्स मौजूद हैं, और कहता है कि लगता है कि डी होंग ने तुम्हें ही चूज किया है, तो लगता है कि तुम्हें भी मारना पड़ेगा। अब लिटियन कहता है कि यहाँ पर स्पेस बहुत ही कम है, तो क्यों ना हम कहीं और जाके फाइट कर। उसी के साथ वहाँ पे लिटियन एक पोर्टल ओपन करता है, कहता है कि चलो चलते। जिसके बाद वहाँ पे वो दोनों उसी पोर्टल में एंटर हो जाते हैं, जिसको देखकर फॉर्मोहट कहती है कि क्या लिटियन उसे संभाल लेगा? तो रेगुलस कहता है कि उस पर भरोसा रखो। जिसके बाद वो उन सभी बचे हुए मॉन्स्टर्स को रोकने लगते हैं ताकि वो ह्यूमंस को इन मॉन्स्टर्स के प्रकोप से बचा सके। और वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं, लेकिन उन मॉन्स्टर की तादाद रुकने की नाम ही नहीं लेती, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि वो भी यहाँ पे मरने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर लिटियन ने कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन दिखाया जाता है रेगुलस को, जो कहता है चिंता मत करो, लिटियन जरूर कुछ ना कुछ कर लेगा। अब वहाँ पे वो और भी फाइट करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ तो अलग हो रहा है, जैसे मानो वहाँ पे प्राइमोर्डियल केओस एनर्जी कम हो रही है। और दिखाया जाता है कि उनके आसपास जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सभी गायब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसको देखकर फॉर्महार्ट कहते हैं कि लगता है कि लिटियन के पास अपर हैंड है। जिसके बाद वो सभी और भी मोटिवेट होकर उन सारे मॉन्स्टर से बचे हुए मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। और हमारे डायरेक्टली सीन चेंज सेलेस्टर कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फॉर्महार्ट गुजर रही होती है, लेकिन तभी हमें रेगुलस और इसी गार्ड को दिखाया जाता है जिससे कि लिटियन ने स्टार रेलम में आकर फाइट किया होता है। यहाँ पे वो गार्ड कहता है कि हमें लिटियन अभी तक नहीं मिला है, हमें उससे सारे सवाल भी पूछने की आखिरकार उसने क्या किया और हमारे एम्पायर गए कहाँ। जहाँ पर वो कहता है कि चिंता मत करो, हम भी उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पे फॉर्महार्ट आती है और रेगुलस से कहती है कि हमें अपने इक्विपमेंट जो कि हमने सोलर सिस्टम में लगाए हुए थे वहाँ पर हमें एम्पायर की ही तरह के एनर्जी को डिटेक्ट किया है। और वो कहता है कि मैंने इसके बारे में जीलू को ही बताया और उसने हमें बताया है कि हाँ वहाँ पे सच में लिटियन अपीयर हुआ था। जिसे सुनकर रेगुलस कहता है कि क्या सच में? जिसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है ताकि वो लिटियन को जाकर ढूंढ सके और ये जान सके कि आखिर लिटियन अभी मौजूद कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे उससे फाइट करनी थी, क्योंकि उसकी मौत तो उसके हाथों ही लिखी थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है फॉर्महार्ट और उसी गार्ड को, जो यहाँ पे गार्ड कहता है कि ये अच्छा होगा कि अगर वो एनर्जी जो निकली है वो लिटियन हो, क्योंकि हम उसकी मदद से अपने सारे कॉन्स्टलेशन साथियों को वापस से रिजर्वेट कर सकते हैं और इस फाइट को अच्छे से फिनिश कर सकते हैं। जिसके बाद फॉर्महार्ट भी उसी गार्ड से सवाल पूछते हुए कहती है कि कर्मा अभी भी मौजूद है, पहले की तरह वो खत्म नहीं हुए, तो तुम्हें क्या लगता है कि मास्टर ऑफ केओस अभी भी जिंदा होगा? लेकिन इसका जवाब गार्ड के पास भी नहीं होता है। तो इसी के साथ ये सीरीज इसी तरह से खत्म होता है। तो आप लोग बताना क्या जो आखिरी तक देख रहे हैं कि क्या सच में यहाँ पे केओस मास्टर ऑफ केओस जिंदा होगा और क्या लिटियन जिंदा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नेवर एंडिंग स्टोरी दिखाई गई, क्योंकि हमें बताया गया कि कैसे वो सब मरने के बाद फिर से रिजर्वेक्ट हो जाते हैं, फिर से रिफॉर्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट मानवा सीरीज में, तब तक के लिए बाय।